वेलकम अगेन। और आज के क्लास में हम संगम एरा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, वो मेनली पढ़ा है नॉर्थ इंडिया का और डिक्कन वाले इलाके का। नॉर्थ इंडिया में जैसे मैंने आपको मौर्यन डायनेस्टी पढ़ाया था, मौर्यन के बाद की डायनेस्टी पढ़ाई थी, मौर्यन के पहले वाली डायनेस्टी पढ़ाई थी। उसके बाद हमने देखा था कि मौर्य के जाने के बाद जो इंडिया है वो छोटे 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 प्रिंसिपैलिटी में डिवाइड होकर रूल कर रहा था। मैंने आपको बताया था कुषाण के बारे में, इंडो ग्रीक्स के बारे में, है ना। मौर्य के बाद कनवा आते हैं, सुंगा आते हैं, कनवा आते हैं, फिर जो डिक्कन वाला इलाका है वहाँ पे सातवाहनाज आते हैं। फिर जो उड़ीसा वाला पार्ट है वहाँ पे खारावेला जो किंग है वो आता है महामेघवाहन डायनेस्टी का। फिर हमने देखा है कि कुछ फॉरेन डायनेस्टीज आती है जो इंडो ग्रीक से आएगी, है ना। इंडो पार्थियंस होंगे, कुषाण होएगा, शक होंगे। तो इसके बाद एक पार्ट जो हमारा रह गया है वो क्या है, साउथ इंडिया का, जो डीप साउथ इंडिया है। तो सबसे पहले देखो कि जो संगम इरा के किंगडम्स है वो है कहाँ, वो लोकेटेड कहाँ पे है। तो जोग्राफिकल अगर आप देखोगे कि ये जोग्राफिकली कहाँ लोकेट होते हैं, तो वो है हमारे इस वाले पार्ट में, ठीक है। इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो 3 किंगडम मेजरली रूल कर रही थी इस समय में। इसका समय अगर आप देखोगे तो 300 बीसीई, यानी 300 ईसा पूर्व से लेके ये लोग जो है वो 300 सीई तक रूल करे हैं। लगभग लगभग 600 साल का इनका इतिहास है और बहुत ही रिच इतिहास है। मतलब इतना रिच इतिहास है इनका कि यहाँ से हजारों महाकाव्य, हजारों काव्य और इतनी किताबें मिलती हैं, इतना टेक्स्ट मिलता है। लेकिन हमें लिमिटेड पढ़ाई करनी है यहाँ पे और हमें देखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें 3 मेजर किंगडम थे। एक चेर किंगडम हो गया, एक चोला किंगडम हो गया और एक पांड्या किंगडम हो गया। जो चेर किंगडम है उसका कैपिटल वंजी है, जो चोल किंगडम है उसका कैपिटल उरैयूर है और जो पांड्या किंगडम है इसका कैपिटल मदुरई है। देखो, कैपिटल से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए मैं बार बार इसको फोकस करके आपको क्लास में याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो 3 जो मेन किंगडम है, जिसको तमिल में या उसको संगम लिटरेचर में मूवेंदर भी कहा जाता है, उसको पहले हम डिटेल में देखेंगे। और हमारा ये लेक्चर ऐसा होएगा कि पहले हम देखेंगे कि संगम कहाँ कहाँ हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसका, उसके प्रेसिडेंट कौन कौन है, क्या क्या मेजर टेक्स्ट लिखा गया है। फिर हम ये सारे किंगडम को पढ़ेंगे और उसके बाद जो तमिल लिटरेचर है जहां से क्वेश्चन आता है ना, शिलापद्दिग्रम से, मणिमेखलई से, उन सब को डिटेल में देखेंगे और कि हमारा क्वेश्चन इस पार्ट से ना छूटे। तो इस पार्ट से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बस आप वीडियो में बने रहो। अब देखो, तो ये संगम मेरा कब से कब तक चलता है भाई? संगम मेरा चलता है 300 बीसीई से लेके 300 सीई तक, है ना। लगभग 600 साल का ये पूरा का पूरा दौर रहा है। अब समझो इस चीज को। तो ज्योग्राफिकल मैंने आपको इसका लिमिट दिखाया। तो ज्योग्राफिकल लिमिट अगर आप देखोगे तो मैं इसी यहीं पे मैप बना के ड्रॉ करूंगा। नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है, साउथ में कन्याकुमारी है, इधर आपका अरेबियन सी है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो इन बाउंड्री के अंदर में 3 मेजर किंगडम इस समय रूल कर रही थी। कब से कब तक? 300 बीसीई से लेके 300 सीई तक, ठीक है। तो नॉर्दर्न बाउंड्री अगर इसका देखोगे तो तिरुपति हिल्स है, या जिसको हम वेंकटमन पहाड़िया बोलते हैं। तो तिरुपति हिल्स जो है आपका नॉर्थ में है। साउथ में देखोगे तो कन्याकुमारी है। ईस्ट और वेस्ट में 2 ओशियन है। इसको संगम क्यों बोलते हैं? व्हाई द कंसेप्ट ऑफ संगम? संगम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय अलग अलग जगह से बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स हो गए, पोएट हो गए, जो यहाँ पे आते थे और यहाँ का राजा जो है इनको पेट्रोनेज देता था, इनको सब्सक्रिप्शन देता था, या इनको क्या बोलते हैं, उसको स्पॉन्सर करता था। और यहाँ पे ये लोग मिल के कुछ डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, जिससे बहुत सारे लिटरेचर निकले हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप पूछोगे कि कौन सा राजा इनको जो है वो पेट्रोनेज दिया है, तो उसका नाम है पांड्या राजा। किसने दिया है? पांड्या राजा। तो ये पूरा का पूरा जो संगम है वो फ्लरिश हुआ है किसके अंदर में? पांड्या किंग के अंदर में। किसके अंदर में? पांड्या किंग के अंदर में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पांड्या किंग ने इनको पेट्रोनेज दिया है। और कहां पे ये हुआ है? तो मदुरई में हुआ है। कहां पे हुआ है? मदुरई में हुआ है। अब समझो, जो ये संगम है, इस पूरे लिटरेचर से यहाँ के 3 मेजर किंगडम के बारे में हमें डिटेल में जानकारी मिलती है, जिसमें एक है चेर, दूसरा है चोल और तीसरा है पांड्या। जो चेर है उनका अगर आप बाउंड्री देखोगे तो ये इस वाले रीजन में रूल कर रहे थे। ये वाला रीजन कौन है? ये केरल और वेस्टर्न तमिलनाडु का रीजन है। केरल और वेस्टर्न तमिलनाडु का रीजन है। अब देखो, इसको आज के केरल या तमिलनाडु से कंपेयर मत करना। आज का जो बाउंड्री है वो मॉडर्न बाउंड्री है। उस समय जो बाउंड्री थी ना वो बहुत फ्लूइड हुआ करती थी। यानी कि अगर युद्ध हुआ तो बाउंड्री बढ़ जाएगी, अगर कोई जीत गया तो बाउंड्री बढ़ेगी, हार गया तो बाउंड्री घटेगी। तो इसको अगर आप आज के डेट में समझोगे तो केरल और वेस्टर्न तमिलनाडु का रीजन था। अगर आप इसका कैपिटल देखोगे तो इसका कैपिटल था वंजी। क्या कैपिटल था? वंजी या करूर। वंजी या करूर उसको बोलते हैं। यहाँ से बीपीएससी ने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि जो चेर है
उसका कैपिटल क्या था, चेर का कैपिटल क्या था, तो इसका कैपिटल था वंजी। क्या कैपिटल था, वंजी या करूर। देखो इसका एम्ब्लेम से भी क्वेश्चन पूछता है दबा के, इसलिए एम्ब्लेम तो एकदम याद रखना। चेर का एम्ब्लेम था बो एंड एरो, यानी कि इनके फ्लैग पे बो, तीर और धनुष बने रहते थे। तो चेर को मैं याद रखता हूं कि चेर इतने पावरफुल थे कि अपने दुश्मनों को चीर देते थे। कैसे चीरते थे, बो एंड एरो, तीर और धनुष से चीरते थे। तो हमें चेर के बारे में क्या याद रखना, अभी हम देखेंगे आगे इनके सारे किंग के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट राजा है इसका, है ना, जिसने पतिनी कल्ट को स्टार्ट करवाया था। विल सी दिस लेक्चर इन डिटेल, आई विल नॉट स्पेयर अ सिंगल टॉपिक फ्रॉम दिस लेक्चर। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक इन्फो है, जहां से क्वेश्चन 110% आता ही आता है, उसको देखते चलते हैं। तो चेर याद रखना, चेर से मैं बार बार बोल रहा हूं, इनका एम्ब्लेम बो एंड एरो था, इनका कैपिटल वंजी था, और इलाका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो दूसरे हैं उनका नाम है चोल। क्या है, चोल। आप देखोगे मध्यकालीन भारत में भी चोल इंपायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेरियल चोल जिसको हम बोलते हैं। इसमें राजा राजा और राजेंद्र करके रूलर आएंगे, और वो बहुत बड़ी बड़ी टेम्पल बनवाएंगे, और बहुत बड़े रूलर थे वो। तो ये इसी चोल वंश का सेकेंड फेज जो है वो हमको मिडिवल इंडिया में पढ़ने को मिलता है। लेकिन जो पहला एंशियंट चोल है वो ये वाले लोग हैं जो संगम एरा के हैं। चोल जो है इनका एम्ब्लेम था टाइगर। चोल का एम्ब्लेम क्या था, टाइगर। इसको मैं ऐसे याद रखता हूं कि सबसे माइटी कौन था, चोल। कौन था, चोल। याद करो राजेंद्र को, राजा राजा को। तो ये सारे इतने माइटी थे, तो इनका एम्ब्लेम क्या होएगा, बाघ होगा। तो चोल का जो एम्ब्लेम है वो है टाइगर। चोल का एम्ब्लेम क्या है, टाइगर। इनका रीजन कौन है, तो इनका रीजन ये वाला था, ये वाला जो रीजन है कावेरी डेल्टा वाला, ये इनका रीजन था। और इनका कैपिटल था उरैयूर और पुहार। उरैयूर और पुहार। उरैयूर जो था वो इनका इनलैंड कैपिटल था, और पुहार इनका मेजर पोर्ट था। पुहार क्या था, इनका मेजर पोर्ट था। सारे किंगडम से हमको 3-4 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये आज के डेट में कहाँ थे, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस साइड में थे, ईस्टर्न या वेस्टर्न या साउदर्न, तो याद रहना चाहिए। तो जो वेस्टर्न साइड है उसमें चेर था, जो ईस्टर्न साइड है उसमें कौन है, चोल था, और सबसे साउथ में कौन होंगे, पांड्या होंगे। तो सबसे पहले इनका लोकेशन, दूसरा इनका कैपिटल, वंजी कैपिटल किसका था, चेर का, तीसरा इनका एम्ब्लेम, बो एंड एरो एम्ब्लेम किसका था, चेर का, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है पोर्ट से। अब अभी हम मुजिरिस पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्कीमेंडी पोर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, भरूच पोर्ट के बारे में पढ़ाया था, है ना, कल्याण और सुपारा के बारे में पढ़ाया था। तो पोर्ट से क्वेश्चन दबा के पूछता है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तो चोल का किंगडम कहां से कहां तक था भैया, चोल का किंगडम मेनली कावेरी डेल्टा में था। इसका एम्ब्लेम क्या था, टाइगर था। एम्ब्लेम क्या था, टाइगर था। और कैपिटल क्या था, उरैयूर और पुहार। उरैयूर और पुहार। तो चोल का कैपिटल अगर पूछे तो आप उरैयूर टिक करके आ सकते हो। तो उरैयूर कैपिटल था, पुहार जो है इसका पोर्ट था। अब आगे देखो, इसके बाद जो किंगडम है वो है पांड्या। पांड्या किंगडम इंपॉर्टेंट क्यों है, 3 संगम हुए हैं, 3 संगम हुए हैं। संगम मैंने आपको बताया, जहां पे अलग अलग फील्ड के बड़े बड़े स्कॉलर आते थे और वो डिस्कस करते थे लिटरेचर को, फिलोसफी को, सोशल कोड को। और तीनों संगम को पैटर्नेज किसने दिया है, पांड्याज ने दिया है। यानी तीनों संगम का सब्सक्रिप्शन किसके पास था, पांड्याज के पास था। तो पांड्या बड़े इंपॉर्टेंट है। इनका एम्ब्लेम है 2 फिश, या इनको सीधा फिश से याद रखो। और इसको पता है मैं कैसे याद करता हूँ, जो पांडे जी लोग होते हैं ना, आप मिथिला वाले क्षेत्र में देखोगे, तो जो मैथिल ब्राह्मण्स है या जो मैथिल लोग है, वो मछली बहुत खाते हैं दबा के। तो पांडे जी लोग जो है वो मछली खाते हैं, तो इससे मैं इसको याद कर लेता हूँ कि पांड्या का एम्ब्लेम क्या था, फिश था। देखो अपन को कैसे भी करके कनेक्ट करके याद करना है, याद हो जाए, एग्जाम में टिक हो जाए कि चेर का जो है वो बो एंड ऑरो था, चोला का टाइगर था, और पांडे का फिश था, हमारा काम हो गया। उसको अब उसमें पीएचडी करने नहीं बैठना है हमें। तो चेर का याद रखना बो एंड एरो, चोल का याद रखना टाइगर, और पांडे का क्या होएगा, फिश। क्या होएगा, फिश। इनका इलाका कहाँ था, तो सबसे साउदर्न टिप वाला जो इलाका है ना, एकदम कन्याकुमारी वाला, ये वाला इनका इलाका था। और इनका कैपिटल क्या था, मदुरई। क्या कैपिटल था, मदुरई। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर पूरे लेक्चर में संगम में सब कुछ भूल जाऊं लेकिन एक चीज याद रखो, तो क्या रखना है, वो रखना है चेर, चोल और पांड्या से रिलेटेड ये 3-4 इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कि इनका कैपिटल क्या था, चेर का कैपिटल क्या था, याद करो। चेर का कैपिटल क्या था, वंजी। चोल का कैपिटल क्या था, मैंने आपको बताया है उरैयूर या पुहार। और पांड्या का कैपिटल क्या था, इनका कैपिटल था मदुरई। तो ये तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या है, इनका एम्ब्लेम, बो एंड एरो, टाइगर और फिश। अब आगे देखो, ठीक है। और इन सारे किंगडम्स के बारे में हमें और कहां पता चलता है, याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में। जब मैं आपको अशोकन एडिक्ट पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको अशोकन एडिक्ट पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि एडिक्ट नंबर 2 में
हमें 4 या 3 साउदर्न किंगडम के बारे में पता चलता है। उसमें एक था चोल, एक था पांड्या और एक था केरला पुत्रा। यही केरला पुत्रा क्या है? चेर है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन कहाँ मिलता है? अशोक के एडिक्ट नंबर 2 और एडिक्ट नंबर 13 में। एडिक्ट नंबर 2 में तो एक्सक्लूसिवली मिलता है, एडिक्ट नंबर 13 में भी मिलता है। अच्छा, इस समय में इन सारे किंग को या इन सारे किंगडम को क्या कहते थे? मूवेंदर। क्या बोलते थे? मूवेंदर। तो 3 मूवेंदर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, तो मूवेंदर से इसको याद रखना है। अब आगे देखो, अब अगर मैं आपको याद कराऊं कि आपको कैसे याद रखना है पूरे के पूरे संगम को, तो याद रखना है ट्रिपल एस से। ट्रिपल एस से पहला एस हो गया स्पॉन्सर। क्या हो गया? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन था? पांड्या। दूसरा हो गया सीट, कहां पे हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। और तीसरा है सर्वाइविंग लिटरेचर। क्या इसके सारे लिटरेचर बच गए हैं? तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 3 संगम हुए हैं, 3 अलग अलग जगह पे संगम हुए हैं। तीनों संगम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों संगम पांड्या रूल के अंदर में हुआ है। पैट्रोनेज किसने दिया है? पांड्या ने दिया है। तीनों संगम जो है उससे रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर हैं, लेकिन संगम 1 और संगम 2 का लिटरेचर हमें नहीं मिलता है। संगम 1 और संगम 2 का लिटरेचर नहीं मिलता है, वो लॉस्ट हो गया। संगम 2 से सिर्फ एक किताब है जिसका नाम है तुलकापियम, वो देखने को मिलता है। और आज जो हमारे पास पूरे संगम का कॉर्पस है वो थर्ड संगम का है। अभी मैं जब आपको मिल्कनक्कू, किलकनक्कू और सारा इतुतुगई वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको याद रखना है कि जितना सर्वाइविंग लिटरेचर है वो थर्ड संगम का है। फर्स्ट संगम कंप्लीटली लॉस्ट है, इसका एक भी चीज हमें नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवता वगैरह गंधर्व सब आके इस संगम को अटेंड करे थे। इसका मतलब हमारे पास बहुत इसका लिटरेचर सर्वाइविंग है ही नहीं। सेकेंड संगम से हमको एक किताब मिलता है जिसका नाम है तुलकापियम, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और थर्ड संगम का ही सारा लिटरेचर कॉर्पस हमारे पास अभी प्रेजेंट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3S से क्या याद रखना है? स्पॉन्सर कौन थे? पांड्या। कौन थे? पांड्या। सीट मतलब कहां पे हुआ? तो मदुरई में हुआ। मदुरई में मतलब पांड्या किंगडम में ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके सारा संगम हुआ है। और इसका सर्वाइविंग लिटरेचर क्या है? तो सर्वाइविंग लिटरेचर में याद रखना है कि फर्स्ट संगम का कोई लिटरेचर नहीं है, सेकेंड संगम से हमारे पास तोलकापियम है और थर्ड संगम का सारा टेक्स्ट मौजूद है। तो संगम से रिलेटेड ये बातें हैं जिसको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं हमारे तीनों संगम के बारे में। पहला संगम कहां हुआ? दक्षिण मदुरई में, साउथ मदुरई में पहला संगम होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अगस्त ऋषि। कौन थे? ऋषि अगस्त्या। सो ऋषि अगस्त्या वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट संगम। कोई सर्वाइविंग लिटरेचर है? कोई लिटरेचर बचा है इसका? बिल्कुल नहीं, नो वर्क सर्वाइव्ड। दूसरा संगम जो है वो कहां पे हुआ था? अलवई में। कहां पे हुआ था? अलवई में, या इसको हम कपाटपुरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाटपुरम। और ये सब कहाँ हो रहा है? याद करो, ये सारा यहाँ पे हो रहा है, पांड्या किंगडम के अंदर में हो रहा है। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि क्या कोई संगम या पहला संगम चेर, दूसरा संगम चोल, तीसरा संगम पांड्या के अंदर में हुआ है? बिल्कुल नहीं, तीनों संगम कहाँ पे हुआ है? पांड्या रूल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मदुरई में। एक हुआ है दक्षिण मदुरई, एक होगा अलवई में, उसी के आसपास का इलाका है, और एक होगा उत्तरी मदुरई यानी नॉर्दर्न मदुरई में। तो 3 संगम हुआ है, तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, जानकारी लेनी है। तो पहला संगम कहाँ? दक्षिण मदुरई में। इसके चेयरमैन या हेड या प्रेसिडेंट कौन थे? ऋषि अगस्त्या। कोई लिटरेचर बचा है? बिल्कुल नहीं। सेकेंड संगम कहाँ हुआ है? कपाटपुरम में। और क्या बोलते हैं उसको? अलवई। क्या बोलते हैं? दो ऑप्शन दोनों रहे तो दोनों में से कोई एक टिक कर देना, मतलब दोनों में से कोई रह सकता है, दोनों नहीं रहेगा। तो अलवई या कपाटपुरम। इसके ऋषि कौन थे या इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अगस्त्या ही थे, और बाद में तुलकापियार बनेंगे। कौन बनेंगे? तुलकापियार। ये नाम याद रखो। तुलकापियार जो है यही आगे मतलब यही इस बुक को लिखेंगे जिसका नाम है तुलकापियम। ये क्या किताब है? ये तमिल ग्रामर पे किताब है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अलग अलग पार्ट है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, यानी कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं यहाँ पे, बस आपको देखते जाना है। एक चीज और मैं बता दूं, देखो संगम लिटरेचर से रिलेटेड हम लोग को दिक्कत ये होता है ना कि हमें ना इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से नहीं आता है करना। ठीक है, जैसे तुलकापियार है, तुलकापियम है, या पट्टू पट्टू है, इतू तो गई है, तो ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे जो हम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। हो सकता है मेरे से भी गलती हुए, पर हमारा यहाँ पे मकसद है कि हमें बस याद कर लेना है कैसे भी करके। तो सेकेंड संगम से क्या सरवाइव करता है? तुलकापियम। क्या सरवाइव करता है? तुलकापियम। थर्ड संगम सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ? उत्तरी मदुरई में यानी नॉर्दर्न मदुरई में। इसके मतलब जो चेयरमैन थे या इनके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है नक्कीरर। क्या नाम है? नक्कीरर। नक्कीरर।
नकीरन इनका नाम है, और पूरा जो संगम का कॉर्पस है, इत्तू तुगई, पट्टू पट्टू, अभी हम देखेंगे सब, तो पूरा संगम लिटरेचर जो है वो इसी संगम का है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, जो पूरा का पूरा संगम लिटरेचर है ना, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पूरे के पूरे संगम लिटरेचर को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट। एक को हम बोलते हैं मेलकनक्कू, एक को बोलते हैं किलकनक्कू। क्या बोलते हैं? किलकनक्कू। इसको और बोलते हैं पतिनीन किलकनक्कू। ठीक है, तो एक हो गया कि मेलकनक्कू, एक हो गया किलकनक्कू। मेलकनक्कू क्या होगा? ये 18 नैरेटिव टेक्स्ट है। समझो, 18 नैरेटिव टेक्स्ट कहने का मतलब हुआ कि 18 ऐसी किताबें हैं जिसमें बहुत सारे चीजों के बारे में नरेट किया गया है, विवरण किया गया है, जैसे प्यार के बारे में, वॉर के बारे में, किसी राजा के लाइफ के बारे में, तो इन सब चीजों को नरेट किया गया है। दूसरा है कीलकनक्कू। कीलकनक्कू में 18 ऐसे वर्क है जो डिडैक्टिक है। डिडैक्टिक कहने का मतलब क्या हो गया? मेनली ये एथिक्स और मोरालिटी पे है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो मेनली इसमें आपको जैन और बुद्धिस्ट वर्क मिलेंगे। तो दो प्रकार से पूरे के पूरे संगम लिटरेचर को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया, याद रखना, एक हो गया मिलकनक्कू, एक हो गया किलकनक्कू। मिलकनक्कू मतलब हो गया नैरेटिव टेक्स्ट, जिसमें आप बोलते हो कि लव क्या है, वॉर क्या है, पोएट्री क्या है। और एक हो गया किलकनक्कू, जिसमें मेनली हम सोशल या मोरल कोड के बारे में जानकारी लेते हैं। दोनों में 18-18 किताब है, इसमें भी 18 किताब है, इसमें भी 18 किताब है। तो 18+18 का रूल याद रखना। 18 मेलकनक्कू, 18 किलकनक्कू। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगर क्वेश्चन पूछे कि संगम, पूरे के पूरे संगम लिटरेचर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो मेजरली दो पार्ट में, मेलकनक्कू, किलकनक्कू। मेलकनक्कू क्या है? नैरेटिव टेक्स्ट है, कितना है? 18। किलकनक्कू क्या है? डिडक्टिव टेक्स्ट है, कितना है? 18। मेलकनक्कू के दो पार्ट है, इत्तू तो गई, पट्टू पट्टू। इत्तू तो गई और पट्टू पट्टू। इत्तू मतलब होता है 8। इत्तू मतलब क्या होता है? 8। तो इस इत्तू तो गई में 8 एंथोलॉजी है, यानी 8 किताबें हैं इसमें। इत्तू तो गई में क्या है? 8 एंथोलॉजी है। पट्टू पट्टू में क्या है? 10 लॉन्ग पोएम है। पट्टू पट्टू में क्या है? 10 लॉन्ग पोएम है। तो मेलकनक्कू में 2 है, इत्तू तो गई, पट्टू पट्टू। इत्तू तो गई में 8 एंथोलॉजीज है, और पट्टू पट्टू में 10 लॉन्ग पोएम है। इसको हम और दो पार्ट में भी डिवाइड करेंगे, अहम और पूरम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम और पूरम। जो अहम वाला पार्ट है वो इनर वर्ल्ड से डील करता है। कहने का मतलब हमारे अंदर का मन, दुनिया, प्यार, गुस्सा, रोष, इन सब के बारे में बात कौन करेगा? अहम। और पूरम बात करेगा एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में, राजा के बारे में, उसके रिलेटेड युद्ध के बारे में, वगैरह वगैरह बात कौन करेगा? पूरम। किलकनक्कू में मेजर किताब देखोगे तो तिरुकरुल है। तिरुकरुल जो है तिरुवल्लुर लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अभी इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, पहले देख लो। और एक है नालादियार, ये जैन मॉन्क्स का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो नालादियार और तिरुकरुल ये सारी किस चीज पे है? एथिक्स और मोरालिटी पे है, तो याद रखना। तो दो भाग में डिवाइड करेंगे, मेलकनक्कू, किलकनक्कू, दोनों में 18-18 टेक्स्ट है, मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपने किंगडम पे। पहले किंगडम पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लिटरेचर में थोड़ा डीप जाएंगे, देखेंगे कि इत्तू-तुगई में क्या है, अलग-अलग उसमें अहम है, पूरम है, और पट्टू-पट्टू में जो इंपॉर्टेंट किताबें, अब 18 तो याद करने नहीं बैठेंगे, या 10 तो याद करने नहीं बैठेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बारी हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आ जाओ चेर किंगडम पे, चेर राजवंश पे। इसका इतिहास और भूगोल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोकस हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसे फोकस हो रहा है। तो हम आते हैं चेर किंगडम पे। रिमोट उधर रखा है, उधर उधर है, उधर। चलो, अब आते हैं चेर किंगडम पे। देखो, चेर किंगडम में ना इंपॉर्टेंट मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी थी। पहला, इनका कैपिटल कहाँ पे था। दूसरा, कि इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट अभी हम देख लेंगे। दूसरा, कौन से रीजन से आते थे, और इनका एम्बलम क्या था। तो चेर का एम्बलम क्या था? बो एंड एरो। क्या था? बो एंड एरो। कैपिटल क्या था? वंजी। क्या कैपिटल था? वंजी। तो ये सेंट्रल और नॉर्दर्न केरला को उस समय ऑक्युपाई करते थे, और जो तमिलनाडु का कोंगू रीजन है वहां पे इनका रूल था। तो सेंट्रल और नॉर्दर्न केरला हो गया, और कोंगू रीजन हो गया किसका? तमिलनाडु का। इसका मेजर पोर्ट है मुजीरिस और तोंडी। मेजर पोर्ट कौन है? मुजीरिस और तोंडी। देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका मुजीरिस, और ये हो गया आपका तोंडी। मुजीरिस और तोंडी, ये चेर किंगडम का जो है वो क्या है? पोर्ट है। इनका कैपिटल क्या है? वंजी, या जिसको हम करूर कहते हैं। आगे देखो, अब देखो,
तो इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या था? मुजिरिस। देखो मुजिरिस पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ से बहुत भारी मात्रा में ग्रीको रोमन एम्पायर में पेपर का ट्रेड होता था। पेपर मतलब काली मिर्च। तो काली मिर्च जो है उसका इतना ज्यादा यहाँ से व्यापार होता था कि इसको हम लोग बोलते थे यवन प्रिया। मैंने आपको बताया था, याद करो, यवन प्रिया मतलब द थिंग लव्ड बाई यवन। यवन मतलब ग्रीक। तो काली मिर्च का एकदम भयानक एक्सपोर्ट कहाँ से होता था? मुजिरिस पोर्ट से होता था। और ऐसा कहा जाता था कि इस पोर्ट पे रोमन जो है वो भर भर के स्वर्ण मुद्राएं लेके आते थे शिप में, और यहाँ से जो है काली मिर्च लेके चले जाते थे। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि इसी पोर्ट पे हमको टेम्पल ऑफ अगस्टस मिलता है। जो अगस्टस थे एक बहुत बड़े एम्परर हुए हैं, उनका हमें टेम्पल मिलता है कहाँ पे? मुजिरिस में, जिसको रोमन मर्चेंट ने बनवाया था। तो चेर किंगडम इंपॉर्टेंट कैसे है? वंजी इसका जो है सो कैपिटल है, इनका एम्बलम बो एंड एरो है, और इनका मेजर पोर्ट है मुजिरिस। क्या है? मुजिरिस। मुजिरिस इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से ब्लैक पेपर का ट्रेड होता था, और यहाँ पे हमको टेम्पल ऑफ अगस्टस मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोमन लोग आते थे, उनका सेटलमेंट था, और वो यहाँ पे पोर्ट भी बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, सॉरी। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है जो चेर के हैं, ठीक है। तो चेर राजवंश के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर तो सेंदुगुप्तवन होंगे, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है। पहला रूलर है उदयाजिरल। क्या है इसका नाम? उदया उदयन जिरल। क्या बोलते हैं इसको? उदयन उदयन जिरल। उदयन जरल चेर जो है ये सबसे पहले और सबसे प्रमुख शासक है, और इन्होंने एक टाइटल लिया था जिसका नाम है पेरुम जोत्रु उदयन। तो उदयन जरल जो चेर शासक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड और इन्होंने एक टाइटल लिया था, क्या? पेरुम जोत्रु उदयन। इनसे रिलेटेड एक कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जो दोनों पक्ष है ना, पक्ष विपक्ष, इनको इन्होंने भोज कराया था, यानी ग्रांड खाना खिलाया था सबको बैठा के। तो उदयन जनरल इससे रिलेटेड है, और ये इससे है कि एक बहुत बड़ा किचन एस्टेब्लिश करते हैं, और मासेस को बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो संगम एज है ना, यहाँ पे जो किंगशिप है वो बहुत डिफरेंट थी नॉर्दर्न एम्पायर से। यहाँ पे किंगशिप में ना जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक एपिक पढ़ेंगे शिलापद्दिकरम, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राजा जब न्याय नहीं कर पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है हार्ट ब्रोकन होके, मतलब उसका दिल टूट जाता है कि मैं न्याय नहीं कर पाया, कोई बेगुनाह मर गया, और वो मर जाते हैं। तो उदयन जेरल जो है वो पहले चेर शासक है। दूसरे इंपॉर्टेंट चेर शासक है निंदुन जेरल अदन। क्या नाम है? निंदुन जेरल अदन। निंदुन जेरल अदन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने हिमालय तक जो है वो चेर इंपायर को बढ़ाया, और हिमालय तक जीत लिया, और इन्होंने एक टाइटल लिया था जिसका नाम है इमाय वरम्बन। क्या नाम है इसका? इमाय वरम्बन। तो इन्होंने एक टाइटल लिया जिसका नाम है इमाय वरम्बन। इमाय वरम्बन कहने का मतलब क्या हुआ? वन हु कंकर्ड टू हिमालय। हिमालय तक जीत लिया किसने? नेंदुन जेरल अदन ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा माना जाता है कि हिमालय के जो पर्वत है वहां पे इन्होंने धनुष का प्रतीक जो है वो एक्सकेवेट करवाया, वहां पे खुदवाया था, ताकि इनका जो ये पूरा का पूरा प्रशस्ति है वो याद हो पाए कि इन्होंने जो है हिमालय तक कंकर किया था। तो चेर किंग में दो इंपॉर्टेंट किंग हमने अभी देख लिया, पहला उदयन जेरल चेर, और दूसरा निंदुन जेरल अदन। निंदुन जेरल अदन इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्होंने इमाय वरम्बन का टाइटल लिया था, ठीक है। उसके बाद है कि कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। अभी एक हम चोल शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है करिकला। करिकला बहुत इंपॉर्टेंट चोल शासक है। तो कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो इमाय बरम्बन का टाइटल है वो कहीं करिकला ने लिया है या निंदुनजरियन अदल ने लिया है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा हु टुक द टाइटल ऑफ इमाय बरम्बन, तो इट इज निंदुनजेरल अदन। किसने लिया था? निंदुनजेरल अदन ने लिया था। अब देखो, सुपर हीरो या सुपर डुपर हिट जो राजा रहा है इस पूरे के पूरे चेर इंपायर का, यानी आप सब भूल जाओ पर इसको नहीं भूल सकते, उसका नाम है सेंगुत्तवन। क्या नाम है? सेंगुत्तवन। सेंगुत्तवन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक कल्ट स्टार्ट किया था, एक पूजा स्टार्ट किया था, जिसको हम पतिनी संप्रदाय कहते हैं, जिसको हम पत्नी पूजा कहते हैं। तो जो पतिनी कल्ट है उसकी नींव रखी थी किसने? सेंगुत्तवन ने। किसने? सेंगुत्तवन में। सेंगुत्तवन को और क्या कहा जाता है? रेड चेरा। क्या कहा जाता है? रेड चेर या रेड चेरा, लाल चेर कहा जाता है इनको। इन्हीं के छोटे भाई हैं जिनका नाम है इयांगो अदिगल, और इन्होंने एक किताब लिखी है जो कि तमिल का एपिक है, महाकाव्य है, उसका नाम है सीलापद्दीकरम। क्या नाम है उसका? सीलापद्दीकरम। एक्सक्यूज मी। फोकस हो रहा है क्या? ओके।
तो इनके एक भाई हैं जिनका नाम है इयांगो अदिगल, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शिलापतिकरम, और उसकी कहानी अभी हम सुनेंगे, लेकिन पहले हम एक बार सेंगुत्तवन चेर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लिटरेचर में चलेंगे अभी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने जो है वो कन्नगी का जो है वो पूजा करना स्टार्ट किया था। ये कन्नगी जो है वो शिलापतिकरम की मेन मतलब आप बोल सकते हैं हीरोइक फिगर है, और इनको गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, पवित्रता की देवी माना जाता है, और इनका एक टेम्पल बनवाया था उसने वंजी में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड, कि इसको माना जाता है कि श्रीलंका का एक रूलर है गजबाहु वन, उसने इस मीटिंग को या कंस्क्रिप्शन को अटेंड किया था। अब देखो यहाँ से ना एक बहुत अच्छा हमको आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल एविडेंस मिल जाता है टाइमलाइन सेट करने का। क्या करने का? टाइमलाइन सेट करने का। तो ये गजबाहु वन का हमको टाइमलाइन प्रॉपर पता है कि किस समय का ये राजा था, तो उससे हमें पता चल जाता है कि सेंगुत्त वन जो है वो किस समय में एग्जिस्ट कर रहा था। तो ऐसे हिस्टोरिकल कनेक्शन के लिए इस गजबाहु का होना बड़ा जरूरी है। तो क्वेश्चन इसीलिए यहां से पूछता है कि गजबाहु वन किसका कंटेम्पररी था? सेंगुत्वन का। सेंगुत्वन कौन था? इसको लाल चेर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसने पतिनी कल्ट की नींव रखी। पतिनी कल्ट क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे, हम कन्नगी कोवलम सबकी कहानी पढ़ेंगे, पहले एक बार हम चेर शासक को समझ ले। तो गजबाहु का जो सिंक्रो ऐसे मतलब सिंक करता है ना ये इससे, चेर से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखो, अब हो गया कि अपन लोग को याद करना है कि भैया चेर को याद कर कैसे करें, तो इसको मैं याद रखता हूँ बीपीआर। आर मतलब रेड चेरा। तो रेड चेरा सेंगुत्वन जो था उसका बीपी हाई रहता था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था ना। तो बी से हो गया बो एंड एरो, क्या हो गया? बो एंड एरो। और पी से याद रखना पेपर ट्रेड, किस चीज का? काली मिर्च का। ये लोग बहुत मतलब दबा के काली मिर्च का व्यापार करते थे। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या है? मुजिरिस। क्या है? मुजिरिस। इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से पेपर का जो है एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था, कहाँ पे? रोम में, ठीक है। अब इसी का जो भाई है, मतलब इसी सिंगुत्वन का भाई है जिसका नाम है इयांगो अदिगल, ये संत बन जाते हैं, मॉन्क बन जाते हैं, और ये तमिल काव्य की रचना करते हैं जिसका नाम है शिलापतिकरम। तो इयांगो अदिगल कौन थे? चेर शासक सेंगुत्वन के भाई थे। कौन सी किताब लिखी? शिलापतिकरम। इसको अभी हम डिटेल में इसकी कहानी पढ़ेंगे, बस पहले आगे देखते जाओ। अब देखो, इसके बाद जो किंगडम आएगा वो है चोल राजवंश। क्या है? चोल राजवंश। कहाँ पे है आज ये? तो कावेरी डेल्टा में है, या जिसको हम चोला मंडलम कहते हैं। इनका एम्बलम क्या था? टाइगर। क्या एम्बलम था? टाइगर। तो इनका एम्बलम था बाघ। तो अगर आप इनका स्ट्रेच देखोगे तो पिन्नार से लेके वेल्लार रिवर तक जो है वो चोल शासन था, चोल का शासन था। और ये इनका कैपिटल था उरैयूर। क्या कैपिटल था? उरैयूर। और उरैयूर एक चीज के लिए जाना जाता है जिसका नाम है कॉटन का कपड़ा या सूती वस्त्र। तो उरैयूर जो है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंशिएंट इंडिया में उरैयूर वाज द हब ऑफ कॉटन ट्रेड। उरैयूर वाज द हब ऑफ कॉटन ट्रेड। मुजिरिस किसका हब था? मुजिरिस हब था ब्लैक पेपर का। किसका? ब्लैक पेपर का। यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेड होता था इसका। उरैयूर किसके लिए इंपॉर्टेंट था? कॉटन ट्रेड के लिए। तो उरैयूर वाज वर्ल्ड फेमस फॉर अल्ट्रा फाइन कॉटन टेक्सटाइल। तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया कॉटन का कपड़ा होता था, और इसको मतलब इतना मतलब महीन था, ये उरैयूर का कॉटन इतना महीन था कि इसको कंपेयर किया जाता है वेपर ऑफ मिल्क, यानी जब दूध है ना उसका भाप बनता है एकदम उतना हल्का था। और इस स्नेक के, सांप के केचुली से इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा मेंशन है उरैयूर का पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में। मैंने आपको बताया था कि एक एनोनिमस राइटर है इसका राइटर पता नहीं है। और इस किताब से हमें जो इंडो रोमन ट्रेड है उसके बारे में पता चलता है, रेड सी से जितना ट्रेड होता था उसके बारे में पता चलता है। और वहां पे ये मेंशन करते हैं इसको अड़गाड़ू से। उरैयूर को किस चीज से मेंटेन करते हैं? अड़गाड़ू से। तो उनका कुछ चेंज हुआ होगा, तो अड़गाड़ू जो है वो उरैयूर को कहते हैं। उरैयूर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉटन का भारी ट्रेड होता था। और कॉटन से और चीज याद रखो, उरैयूर जो है वो कैपिटल है किसका? चोल इंपायर का। तो चोल इंपायर का कैपिटल है उरैयूर। और इनका मेजर पोर्ट कौन था? इनका मेजर पोर्ट था पुहार। कौन सा था इनका? पुहार। देखो मैप पे लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेर में मैंने आपको बताया था मुजिरिस और तोंडी। चोला का कौन था? ये वाला इलाका जिसको हम बोलते हैं पुहार। क्या बोलते हैं? पुहार। तो पुहार इनका पोर्ट था, और यहाँ से भयानक ट्रेड करते थे। और उरैयूर वाज नोन फॉर व्हाट? कॉटन ट्रेड। अब आगे देखो, जो सबसे महान शासक हुए हैं चोल वंश के, उनका नाम है करिकाल। क्या नाम है उनका? करिकाल। करिकाल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका एक पैर जला हुआ था। एक पैर क्या है? जला हुआ था। करिकाल से और इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं।
एक चीज इंपॉर्टेंट कई काल से है कि इन्होंने एक बैटल लड़ी थी जिसका नाम है बैटल ऑफ विन्नी। क्या नाम है? बैटल ऑफ विन्नी। और उस बैटल में इन्होंने चेर, पांड्या और 11 छोटे छोटे राजाओं को हराया था और इन्होंने जो है इन सब को खत्म कर दिया, मार दिया। तो चोल शासक में सबसे महान शासक हुए करईकाल और इन्होंने बैटल ऑफ विन्नी लड़ी और इन्होंने सबको हरा दिया। इससे रिलेटेड एक कहानी है। ये कहानी है कि एक चेर किंग थे जिनका नाम था पेरुम सिलरादन। क्या नाम था उनका? पेरुम सिर लदन। पेरुम शेर लदन इनका नाम था। और उनके ना पीठ पे घाव हो गया, या जब बैटल लड़ रहे थे तो उनके पीठ पे चोट लगी। अच्छा, संगम एज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी के पीठ पे चोट लग जाए, पीठ पे घाव हो जाए, तो फिर वो जो है वो इतना उसके लिए बेइज्जती होती है कि उसके लिए मरना बहुत ईजी है, तो वो मर जाता है उसके बाद। तो ये जो पेरुमले सदन है, इनके पीठ पे चोट लगता है और इसके बाद वो जो है सुसाइड कर लेते हैं, जिसका नाम है वता किरुतल। इसको बोलते हैं वध किरुतल। तो वध किरुतल एक मतलब सेरेमनी है, एक रिचुअल है, जहां पे अगर आपके पीठ पे चोट लग गया युद्ध में तो आपको मरना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं वध किरुतल। इसमें आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और अन्न जल छोड़ के मर जाते हो। तो वध किरुतल जो टर्म है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि वध किरुतल जो टर्म है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एक रिचुअल सुसाइड है। क्या है? रिचुअल सुसाइड है। किसने किया था? तो पेरुम शेर लदन ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि बैटल ऑफ वेन्नी में उनके पीठ पे घाव हो गया था, चोट लग गया था। देखो, आगे से मार खाना इसको जो है बहुत अच्छा माना जाता है, इसको वीरता की निशानी मानी जाती है, और पीछे से मार खाने को एक कावर्डिस माना जाता है। तो इसके लिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और क्या इंपॉर्टेंट है कई काल से? पहला तो हमने देख लिया बैटल ऑफ वेन्नी लड़ी। दूसरा है इन्होंने कलनई डैम बनाया था। इन्होंने कलनई डैम बनाया था जो उस समय इतना इंपॉर्टेंट था कि उसने जो है एक प्रकार से एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ला दिया। तो उस टाइम का ग्रीन रेवोल्यूशन था ये कलनई डैम। किसने बनाया था? करईकाल ने बनाया था। तो करईकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बारे में हमें पता चलता है किताब जिसका नाम है पति नपलय। क्या नाम है उसका? पतीना पलय। तो पतीना पलय किताब में जो है, बुक में जो है, हमें कई काल के बारे में पता चलता है। अभी हम आगे किताब पूरा देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो है पट्टू पट्टू का पार्ट है, और कुछ किताबें हमें याद रखनी है, वो देखेंगे। ओके, सो पुहार जो है इनका मेजर कैपिटल भी था और प्लस में पोर्ट भी था। तो इनका दो कैपिटल आप मान के चलो, एक उरैयूर था जो किसके लिए फेमस था? कॉटन के लिए। एक पुहार था जो इनका पोर्ट था। और पुहार इतना अच्छा था कि उसको बोलते हैं कि दो पार्ट में जो है डिवाइडेड था। तो शिलापद्दिकरण में पुहार के को दो पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है। एक को बोलते हैं मरुवूर पक्कम, एक को बोलते हैं पतीन पक्कम। तो मरुवूर पक्कम जो है वो कोस्टल इलाका था जहां सेलर और फॉरेनर रहते थे, और पतीन पक्कम जो था वो रेसिडेंशियल क्वार्टर था। इतना डिटेल में नहीं भी याद रखोगे, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कम से कम पुहार याद आ जाए कि पुहार किससे रिलेटेड है। तो पुहार जो पोर्ट है वो रिलेटेड है चोल से। मुजरिस जो पोर्ट है वो रिलेटेड है चेर से। तोंडी जो पोर्ट है वो रिलेटेड है चेर से। पुहार किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है चोल से। इनका सील क्या था? टाइगर। इनका सील क्या था? टाइगर। एम्ब्लेम क्या था? टाइगर। और ये लोग एक टैक्स लेते थे जिसका नाम है उल्गू। क्या नाम है? उल्गू या उलगई। उलगई टैक्स क्या था? ये कस्टम ड्यूटी था। क्या था? कस्टम ड्यूटी था। यानी बाहर से, आज भी तो कस्टम ड्यूटी देते हैं ना, यानी बाहर से जो मर्चेंट आते थे सामान उमान लेके बेचने के लिए, उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसको उलगई कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन 110% पूछता है कि उलगई टैक्स किससे रिलेटेड है। वैसे मैं पूरा टैक्सेशन का चार्ट बताऊंगा आपको कि अलग अलग प्रकार का टैक्स था, करई था, उलगई था। तो लेकिन अभी याद रखना कि उलगई वाज द व्हाट? उलगई वाज द कस्टम ड्यूटी। और एक टेक्स्ट है जिसका नाम है पतीना पलय, और उसमें हमको इन सब चीजों के बारे में मिलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पांड्या किंगडम। पांड्या किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक दो राजा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, मैं बताऊंगा। तो ज्योग्राफी देखोगे तो साउदर्न तमिलनाडु में है। इनका कैपिटल जो है मदुरई है, और इनका पोर्ट है कोरकई। क्या है इनका पोर्ट? कोरकई। तो कोरकई जो है वो एकदम साउथ, सबसे साउदर्न पोर्ट जो होगा वो कोरकई होगा, और वो किसका होगा? पांड्या का होगा। तो कोरकई पोर्ट इंपॉर्टेंट है। इनका कैपिटल जो है वो मदुरई था, और इनका एम्बलम था टू फिश। टू फिश या मछली, मछली से याद रखना, इनका एम्बलम था मछली। मेगास्थनीज जो है अपने किताब इंडिका में बताते हैं कि जो पांड्या किंगडम था वहां पे मैट्रियार्कल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। मेगास्थनीज बनाते हैं कि इस वाले इलाके में विमेन रूल हुआ करता था। तो मेगास्थनीज के अकाउंट से हमको ये थोड़ा बहुत पता चलता है। बाकी पांड्या के बारे में भी जो है अशोकन एडिक्ट में तो लिखा हुआ है ही। अब देखो, अब हम अपने आते हैं नेंदुजेलियन पे और बैटल ऑफ तलाया लंगनम पे। बैटल ऑफ तलाया लंगनम। चलो, बैटल ऑफ तलाया लंगनम पढ़ने से पहले कहानी सुन लो। देखो,
ये कहानी है कोवलम की और कन्नगी की। कहानी किसकी है? कोवलम की और कन्नगी की। होता क्या है कि एक बहुत रिच मर्चेंट होता है, उसका एक बेटा है कोवलम, उसकी शादी होती है कन्नगी से। कन्नगी जो है वो बहुत पवित्र औरत है और उनको एज अ मतलब सिंबल ऑफ चैस्टिटी माना जाता है, पवित्रता की निशानी माना जाता है। कोवलम की शादी होती है कन्नगी से, लेकिन कोवलम जो है वो एक बार यहीं पे शहर में घूम रहा होता है तो उसको एक डांसर मिलती है जिसका नाम है माधवी। क्या नाम है? माधवी। अब कोवलम को प्यार हो जाता है माधवी से और कोवलम जो है वो कन्नगी को छोड़ देता है और माधवी के साथ चला जाता है और जितना जितना धन संपत्ति जितना भी उसके पास पैसा था मस्त माधवी पे उड़ाता है। एक समय उनकी एक बेटी भी होती है जिनका नाम है मणि मेखलई। तो याद रखो कैरेक्टर को, एक हो गया कोवलम, एक हो गई कन्नगी। कोवलम को प्यार होता है किससे? माधवी से। और इन दोनों की एक बेटी होती है मणि मेखलई। मणि मेखलई को अभी यहीं पे छोड़ दो, कहानी में हम इधर चलते हैं। अब जो कोवलम है उसको प्यार हुआ माधवी से, सारा पैसा माधवी पे खर्च कर दिया। तो एक समय उसको रियलाइज होता है कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, कन्नगी को छोड़ के, वो तो बहुत अच्छी औरत थी। और वो वापस जो है कन्नगी के पास में जाती है। अब कोवलम जब कन्नगी के पास में जाएंगे तो कन्नगी को मतलब ऐसा होना चाहिए कि इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए कि आप अब गरीब होके मेरे पास क्यों आए हो, पर उनको एज अ सिंबल ऑफ चैस्टिटी माना जाता है कि नहीं वो पत्नी धर्म को निभाती है, तो वो वापस से कोवलम को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इसके पास पैसा था नहीं तो कहाँ से पैसा लाएगा? तो कन्नगी के पास एक पायल था और इसीलिए इसको स्टोरी ऑफ एंकलेट भी कहते हैं। तो कन्नगी के पास एक पायल था, वो पायल जो है बहुत महंगा पायल था, उसमें रूबी लगा हुआ था और वो कोवलम को देती है और कहती है कि आप इसको जाओ और मार्केट में बेच के पैसा ले आओ और हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। तो कोवलम मार्केट में जाते हैं वो पायल को लेके बेचने के लिए। अब होता क्या है कि वो जाते हैं मदुरई में इसको बेचने के लिए। उस जगह पे एक ट्रेजेडी हुई होती है कि वहां का जो राजा था उसका नाम था यही नेंदुजलियम। ये जो नेंदुजलियम राजा था ना, इसकी वाइफ का भी पायल खो जाता है और ऐसा लगता है कि किसी ने चोरी कर लिया है। तो उनका भी वो पायल खोया था और इनका जो पायल ये जो बेचने जा रहे थे, दोनों थोड़ा बहुत रिजेंबल होता था। तो जहाँ पे ये बेचने गए उनको तो पता था कि रानी का पायल खोया है, तो उसको लगा कि ये रानी का पायल नहीं लेके आया है बेचने। तो उसको राजा के कोर्ट में लेके जाता है और राजा जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में कोवलम को फांसी की सजा सुना देता है, यानी मृत्यु दंड दे देता है। अब कोवलम की हत्या हो जाती है, उसको मार देता है। अब कोवलम तो निर्दोष था, पायल तो उसका रानी का नहीं था। तो अब ये बात पता चलती है कन्नगी को। तो कन्नगी जो है वो कोर्ट में आती है और कोर्ट में आती है तो उसने एक पायल दिया होता है ना कोवलम को बेचने के लिए, दूसरा पायल तो उसके पास था। उसने उस पायल को तोड़ा और दिखाया कि देखो मेरे पायल में तो रूबी है और जो रानी है उसके पायल में पर्ल था, मोती था। क्योंकि जो पांड्या है ना ये पर्ल का बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे, अभी हम मैं पढ़ाऊंगा आगे उसको। तो अब निंदू जलियन को ये बात पता चलती है कि अरे बाप रे उससे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, वो तो मतलब इतना बड़ा अन्याय कर दिया। और वहीं पे हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है और उसकी भी मौत होती है और उस गम में रानी की भी मौत हो जाती है। तो निंदू जलियन तो बेचारे गए। कन्नगी का गुस्सा इतना तीव्र हो गया क्योंकि उसके पति को जो है वो अन्याय से मार दिया गया था कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मदुरई को श्राप दिया और मदुरई जल गया पूरा और जल के राख हो गया। अब ये सारी कहानी है जो इयांगो अदिगल ने सीलापद्दीकरम में लिखी है। तो सीलापद्दीकरम जो बुक है उसमें यही कहानी है कोवलम और कन्नगी का। ठीक है। अब उसी इयांगो अदिगल के भाई है सेंगुतवन, जो मैंने आपको बताया सेंगुतवन चेर। उन्होंने इसी कन्नगी का मूर्ति बनाया और पतिनी कल्ट की शुरुआत की और अभी भी जो पतिनी कल्ट है उनकी मंदिर है कन्नगी की और इनका पूजा होता है। तो ये पूरा कहानी ऐसे करके रिलेटेड है। तो दो तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सेंगुत्वन तो याद करो, उसने तो पतिनी कल्ट का मूर्ति बनवाया था, पूजा करवाया था, उसमें गजवाहु वन भी आया था। और ये जो निंदु जलियन है, इसी निंदु जलियन ने उसको फांसी या मौत की सजा सुनाई थी और जिसके कारण ये भी बेचारा मर गया और मदुरई का सत्यानाश हो गया। तो निंदु जलियन से रिलेटेड ये कहानी है। लेकिन निंदु जलियन क्या और भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। इसने एक युद्ध लड़ी थी जिसका नाम है तलाया लंगनम। और तलाया लंगनम युद्ध में इसने भी जो है वो काफी दुश्मनों को हराया था और ये टाइटल लेता है और उसका टाइटल है तलाया लंगनम चेरुवेंद्रा पांड्यन। तलाया लंगनम का विजेता पांड्या। तो तलाया लंगनम युद्ध है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बैटल ऑफ तलाया लंगनम में कौन था, तो निंदुन जलिया था। बैटल ऑफ वेंगी में कौन था, तो वो करईकाल था। करईकाल कौन था, चोला किंग था। अगर इंपॉर्टेंट किंग अगर आप मेरे से पूछोगे एक एक, तो चेर वंश का एक इंपॉर्टेंट किंग याद रखना, क्या है, सेंगुत्तवन। चोल वंश का एक इंपॉर्टेंट किंग याद रखना, करईकाल। और पांड्या का एक इंपॉर्टेंट किंग याद रखना, निंदु जलियन। आपका काम हो जाएगा। तो मैंने आपको एंकलेट ट्रेजेडी और किंग के डेथ की कहानी सुना दी। ये लिखी हुई है सीलापद्दी करम में। अब आगे देखो।
एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बता ही देता हूँ, स्किप क्या ही करना है। जो ये एक फेमस किंग था, उसने ना एक क्या बोलते हैं, परफॉर्म करवाया था यज्ञशाला। तो उसके क्वाइन पे जो है वो यज्ञशाला का फोटो होता था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस किंगडम में क्वाइन पे यज्ञशाला का फोटो मिलता है, तो वो पांड्या किंगडम है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। तो पांड्या जो है पर्ल और फिशरी के लिए नामी थे। इनका पोर्ट था कुरकई। पोर्ट याद करो, ठीक है। चेर का कौन सा पोर्ट था? चेर का था मुजिरिस। कौन था? मुजिरिस। मुजिरिस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पेपर का बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। ब्लैक पेपर को और क्या बोलते हैं? यवनप्रिय। क्वेश्चन आ जाएगा, यवनप्रिय किसको बोलते हैं? ब्लैक पेपर, काली मिर्च को। चोला के इंपॉर्टेंट पोर्ट का नाम क्या है? पुहार। क्या नाम है? पुहार। इंपॉर्टेंट चोला क्यों था? इसके यहाँ पे कॉटन का ट्रेड होता था। कॉटन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सिटी कौन है? उरैयूर। क्या है? उरैयूर। अब आते हैं पांड्या पे। पांड्या फेमस क्यों है? पर्ल के लिए। किसके लिए? पर्ल के लिए। पर्ल किससे मिलता है? ओइस्टर से मिलता है। मतलब सीप होते हैं ना, समुद्र के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर पर्ल होता है। और उस समय में इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर इतने अच्छे कारीगर थे जो डीप सी डाइविंग करते थे और वहां से ओइस्टर पकड़ के लाते थे, पर्ल निकालते थे। तो पर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पर्ल से इंपॉर्टेंट या रिलेटेड कौन सा किंगडम है, तो वो है हमारा पांड्या। कौन है? पांड्या। अब देखो कहां पे पर्ल डाइविंग होती थी? कोरकई में। कहां पे? कोरकई में। कोरकई क्या है? पोर्ट है। किसका? पांड्या का। तो पर्ल डाइवर होते थे जिसको हम परथरब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परथरब। पर्थ थवर, परथवर, परथवर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन याद रखना कि पर्ल डाइविंग बहुत यहाँ पे होती थी। और इनका पर्ल जो है, मोती जो है, रोमन, इजिप्ट, ग्रीस, हर जगह एक्सपोर्ट होता था। इनका रॉयल एम्बेसी था। और ये माना जाता है, स्ट्राबो अपनी किताब में बताते हैं कि जो पांड्या किंग है वो अगस्तस, जो रोमन एम्परर अगस्तस रहा है, वहां पे अपने दूत भेजा करते थे। और प्लिनी तो बताता ही है कि भैया इतना ज्यादा ट्रेड होता था कि हमारा जो है वो सारा सोना इंडिया चला जा रहा था। ठीक है। तो चेरा का पोर्ट कौन है, चोला का पोर्ट कौन है, और पांड्या का पोर्ट कौन है, मैंने आपको बता दिया। एक बार ये टेबल देख लो। अगर कुछ याद ना हो तो कम से कम ये याद रखना। चेर, इम्बलम, बो एंड एरो, कैपिटल वंजी, पोर्ट मुजिरिस और तोंडी, इंपॉर्टेंट किंग सेंगुत्तवन। क्यों इंपॉर्टेंट है? पतिनी कल्ट का स्टार्ट करता है। दूसरा हो गया चोल, इम्बलम टाइगर, कैपिटल उरैयूर और पुहार। इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या है? पुहार, या जिसको कावेरी पति नाम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? करिकाल। कौन है? करिकाल। पांड्या, इसका क्या है एम्बलम? फिश। कैपिटल मदुरई। इंपॉर्टेंट पोर्ट कोरकई या सलियूर। कोरकई या सलियूर जो है, लेकिन अपन लोग को याद रखना है कोरकई। क्या याद रखना है हम लोग को? कोरकई। कोरकई याद रखना है। और इंपॉर्टेंट किंग निंदू जलियन। निंदू जलियन जो है वो इंपॉर्टेंट किंग है। अब आ जाओ अपने लिटरेचर वाले पार्ट पर, ठीक है। तो यहां तक तो हमने किंग्स को देखा है, यानी संगम एरा के तीन प्रमुख मूवेंदर है। क्या बोलते हैं इसको? मूवेंदर। बार बार याद करो, मूवेंदर किससे रिलेटेड है? संगम एरा से रिलेटेड है। तीन कौन कौन है? चेरा, चोल और पांड्या। चेर में क्या हो गया? बो एंड एरो, इम्बलेम हो गया उनका, कैपिटल वंजी। चोल का इम्बलेम टाइगर, कैपिटल उरैयूर। और पांड्या का फिश और कैपिटल मदुरई। तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आते हैं थोड़े से हम अपने टेक्स्ट पे। अब मैंने आपको बताया था कि संगम लिटरेचर जो है वो दो पार्ट में है, मलिकेन कनक्कू और किल कनक्कू। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि तीन संगम हुए, S1, S2, S3। S1 का कोई लिटरेचर है? बिल्कुल नहीं। S2 का है कौन? तोलकापियम। तो एक ही किताब है जो संगम 2 से रिलेटेड है, उसका नाम है तोलकापियम। किसने लिखा इसको? तोलकापियार ने। किसने लिखा? तोलकापियार ने। तो तोलकापियार जो है वो राइटर है ऑब्वियसली तोलकापियम के। और ये सिर्फ अकेला सर्वाइविंग लिटरेचर है सेकंड संगम का। और इसमें हमको क्या मिलता है? इसमें हमको तमिल ग्रामर का रूल मिलता है और भी कुछ कुछ कहानियां मिलती है। तो तमिल ग्रामर का रूल और कुछ कहानियां इसमें मिलती है। जो ये पूरा का पूरा तोलकापियम है, इसको तीन भागों में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक को बोलते हैं एजुधाधिकरम, दूसरे को बोलते हैं सोलाधिकरम, और तीसरे को बोलते हैं पुरुलाधिकरम। तो एजुताधिकरम, सोलाधिकरम, पेरुलाधिकरम। एजुजाधिकरम में जो है फोनोलॉजी और लेटर है। सोलाधिकरम में हमको मोर्फोलॉजी और वर्ड यानी शब्द मिलता है। वर्ण मिलता है हमको एचुताधिकरम में, इसमें हमको मिलता है वर्ण। सोलाधिकरम में मिलता है शब्द। और पुरुलाधिकरम में हमको जो है इस समय का पूरा सिस्टम पता चलता है कि संगम लिटरेचर में क्या चल रहा था। अगर आपको ये याद ना भी हो तो चलेगा। देखो अगर डीप क्वेश्चन पूछा तो बिल्कुल यहां से पूछ सकता है। तीन पार्ट है ESP किसका? तोलकापियम का। लेकिन तोलकापियम से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है तोलकापियम के बारे में? सबसे पहली बात, कब लिखा गया था? सेकेंड संगम में। ओनली सर्वाइविंग वर्क है इसलिए इंपॉर्टेंट है।
कौन लिखा है? तोल्कापियर। क्या है ये? तमिल ग्रामर पे किताब है। सिर्फ तमिल ग्रामर है? नहीं, इसमें पोरुलाधिकरम भी है, जिसमें हमको सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ, तिनई सिस्टम, अभी हम आगे देखेंगे, सोशल सिस्टम, अहम और पूरम पोएट्री, यानी कि ग्रामर का अपार्ट भी इसमें बहुत सारा टेक्स्ट है। ठीक है, लेकिन मेजरली क्या है? ग्रामर का किताब है। अब आगे देखो, अब आते हैं हम अपने पार्ट 2 पे। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, संगम 3 बार हुआ, पहला का तो कुछ नहीं है, दूसरा का तुल्कापियम, तीसरा का मेजर सारा काम तीसरा का है। अब तीसरा में मैंने आपको बताया था 2 भाग में बांट सकते हैं, मिलकनक्कू और किलकनक्कू। अब इसी में जो एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एत्तुतोगई। क्या बोलते हैं? एत्तुतोगई। तो एत्तुतोगई क्या है? ये प्रेम प्रसंग है, प्रेम काव्य है, और इसमें ना 2 पार्ट है। एत्तुतोगई में कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। एक को हम बोलते हैं अहम और एक को हम बोलते हैं पूरम, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अहम कहने का मतलब होता है कि जो इनर वर्ल्ड के बारे में बात करें, इसको हम अहम बोलते हैं, यानी कि वैसा किताब, वैसा काव्य जो हमारे प्यार, दुश्मनी, मोह, इन सब के बारे में बात करें, इसको अहम बोलेंगे। और जो बाहर की दुनिया, राजा, प्रजा, युद्ध, इन सब के बारे में बात करें, वो पूरम का पार्ट होगा। तो एत्तुतुगई में 5 अहम है और 3 जो है वो पूरम है। अहम कौन कौन है? तो देखो, याद करो, नत्रिनय, करुणतोगई, अहनानुरु, एंगनुनुरु और कलितोगई। ये जो 5 है, ये अहम का पार्ट है। 5 अहम का पार्ट है जो एत्तुतोगई का है। कौन कौन? नत्रिनय, कुरुंतोगई, अहनानुरु, एंगनुनुरु और कलितोगई। और 3 जो है वो पूरम का पार्ट है। उसमें एक है पुरनानुरु, दूसरा है पतिरूपतु, 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 और मतलब तीसरा है परिपदल। क्या नाम है उसका? परिपदल। अब आप बोलोगे कि सर क्या सारा याद रखना है? देखो, अगर मेरी मानो तो कम से कम इत्तुतोगई आप रट सकते हो। इत्तुतोगई से अगर क्वेश्चन आया ना, तो आप इसमें नंबर गेन कर सकते हो। पट्टू पट्टू मत रटना, क्योंकि उसमें 10 किताब है, पर इत्तुतोगई याद रखो। लेकिन चलो, अगर ये भी आपका मन नहीं है कि सर ये नहीं याद रखना है, नहीं याद हो पाएगा, टफ नाम है, तो मैं तो क्लास में 2-3 बार बोल देता हूँ। अगर आपके दिमाग में ये घुस जाए तो अच्छी बात है, ना घुसे तो आपको मैं बता दूंगा क्या याद रखना है। नत्रिनय, करुणतोगई, अहनानुरु, एंगनुनुरु और कलितोगई, ये 5 अहम के पार्ट है इत्तुतोगई के। अहम मतलब क्या होता है? लव स्टोरी है ये, मेनली जो है ये लव वगैरह से रिलेटेड काव्य है, महाकाव्य है। इससे रिलेटेड ये सब फैक्ट मत याद रखना, लेकिन नत्रिनय, करुणतोगई, अहनानुरु, एंगनुनुरु और कलितोगई, इसको याद रख लो आप। इसको मैं नाक से याद रखता हूँ, इन ए ए ए के, है ना? एन ए के, सॉरी, एन ए, इसको मैं याद रखता हूँ NAAKK, NAAKK। ठीक है, नेत्रिने, एंगनानुरु आपका हो गया, अहनानुरु, एंगनानुरु, कलुत्तोगई, और एक हो गया आपका करुणतोगई। कलित्तोगई, करुणतोगई, नेत्रिने, अहनानुरु और एंगनुरुरु। इतना बार बोल दिया है कि आई थिंक आपको ये ध्यान में आ जाएगा। और पूरम में वर्क है, एक तो मैंने आपको बता दिया था, पुरनानुरु और पतिरूपतु, और एक है परिपदल। क्या है? परिपदल। देखो, ये पतिरूपतु ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हमको जो है चेरा किंग के बारे में पता चलता है। तो चेरा किंग के बारे में पता चलता है पतिरूपतु में। तो कुछ याद हो ना हो, पतिरूपतु याद कर लेना कि ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जिससे हमको चेरा किंग के बारे में पता चलता है, तो वो है पतिरूपतु। पतिरूपतु इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। ठीक है। और एक किताब है परिपदल। क्या है? परिपदल। इसमें हमको भगवान मुरुगन के बारे में पता चलता है। साउथ इंडिया में जो भगवान सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, उनका नाम है लॉर्ड मुरुगन। अभी हम आगे देखेंगे लॉर्ड मुरुगन के बारे में, और लॉर्ड मुरुगन के बारे में परिपदल में सबसे ज्यादा जानकारी है। अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होएगा, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, इत्तुतोगई में मतलब होता है 8 एंथोलॉजी। इत्तुतोगई में टोटल बुक कितना है? 8। 5 क्या है? अहम। 3 क्या है? पूरम। पांचों का नाम मैंने आपको बता दिया, 3 में आप ये याद रख लेना। अब देखो, अब आ गया पट्टू पट्टू। पट्टू पट्टू अगेन उसी सेकंड संगम का पार्ट है। तो सेकंड संगम में 2 चीज लिखा गया। क्या क्या लिखा गया भैया? एक इत्तुतोगई, दूसरा पट्टू पट्टू। इत्तुतोगई में 8 बुक, पट्टू पट्टू में 10 बुक। क्या 10 बुक याद रखना है? बिल्कुल नहीं, 10 बुक मत याद रखना। पर एक बुक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके राइटर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यही जो राइटर है वो प्रेसिडेंट रहे हैं उस संगम के। तो इस किताब का नाम है तिरुमुरुगा रूपदय। क्या नाम है? तिरुमुरुगा रूपदय। और तिरुमुरुगा रूपदय लिखा है नकीरर ने। किसने लिखा है? नकीरर ने। और इसमें हमको लॉर्ड मुरुगन के बारे में पता चलता है। डिवोशनल गाइड है, पूजा करने का ये पूरा का पूरा किताब है। एक और किताब है पतिना पलई। क्या नाम है? पतिना पलय। और पतिना पलय के बारे में से हम मतलब इस किताब में हमको चोला किंग करई काल के बारे में और पुहार पोर्ट के बारे में पता चलता है।
एक और किताब है मदुरई कांजी, क्या नाम है, मदुरई कांजी, और इसमें हमको निंदू जलियन जो पांड्या किंग है उसके बारे में पता चलता है। और एक और किताब है पेरुम्पनारूपदय, पेरुम्पनारूपदय, और इसमें हमको मतलब कांची के बारे में पता चलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर याद करना है तो कम से कम इस किताब को याद कर लो। इससे ज्यादा टफ मैं नहीं बनाना चाहता इसको, बस इतना याद रखना। पट्टू पट्टू में 10 किताब है, कब लिखा गया था, थर्ड संगम के समय में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अगर पट्टू पट्टू का पूछोगे तो एक है आपका तिरुमुरुगारुपदय, तिरुमुरुगारुपदय जो है वो नकीरार लिखा है, और इसमें लॉर्ड मुरुगन का जो है वो डिवोशनल हाइम वगैरह है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो एक होगा वो मेलकनक्कू होगा, एक किलकनक्कू होगा। तो यही जो किलकनक्कू है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिडैक्टिक टेक्स्ट। अभी तक हम पे क्या पढ़ रहे थे, मेलकनक्कू। मेलकनक्कू मतलब क्या होता है, नैरेटिव टेक्स्ट। नैरेटिव टेक्स्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हमको नरेशन दिया हुआ है, लव के बारे में, वॉर के बारे में, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है। एक हो गया पतिनेन कीलकनक्कू, या इसको कीलकनक्कू बोलते हैं। ये डिडैक्टिक टेक्स्ट है, कहने का मतलब इसमें हमको सोशल और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट पता चलता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए वगैरह वगैरह बातें, ठीक है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो इसको जैन और बुद्धिस्ट पेट्रोनेज मिला, और जैन और बुद्धिस्ट पेट्रोनेज के कारण ऐसा किताब लिखा गया। ये मेनली संगम के बाद लिखा गया है, ये मैक्सिमम जो किताब है वो लेट संगम एज में लिखा गया है। इसमें दो इंपॉर्टेंट याद रखना, बाकी मत याद रखना। एक है थिरुकुरुल, थिरुकुरुल जो है वो थिरुवल्लूर लिखता है, और एक है नालादियार, और नालादियार जो है वो जैन मोंग का बहुत इंपॉर्टेंट तमिल ग्रंथ है। तो थिरुकलूर याद रखना, और सॉरी तिरुकरूर याद रखना, और नालादियार याद रखना। देखो, तिरुकरूर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको हम तमिल वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, तमिल वेद कहते हैं। तो थिरुकरूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाइबल ऑफ तमिललैंड बोलते हैं, या इसको तमिल वेद बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों पे लिखा हुआ है, बहुत सारे एथिकल कोड्स वगैरह पे लिखा हुआ है। तो थिरुकरूल कौन लिखा, थिरुवल्लूर। कौन लिखा, थिरुवल्लूर। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, थिरुकरूल याद करो, किसने लिखा, थिरुवल्लूर ने लिखा। तो दो जो मतलब कि पतिनेन केलकनक्कू का जो टेक्स्ट है, थिरुवल्लूर और नालादियार, मैंने आपको बताया था। ये थिरुवल्लूर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको हम तमिल वेद बोलते हैं, इसको हम बाइबल ऑफ तमिलनाडु बोलते हैं, या तमिल किंगडम बोलते हैं, ठीक है। इसमें लगभग लगभग 133 चैप्टर है, 133। हर चैप्टर में 10 कपलेट है, और तो टोटल इसमें 1330 कपलेट हो गया, और सब कपलेट के बारे में हमको अलग अलग चीज के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसको हम त्रिवर्ग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं अरम, एक को बोलते हैं पुरुल, एक को बोलते हैं इम्बाम। अरल अरल कहने का मतलब होता है जो इसमें 38 चैप्टर है वो एथिक्स और कोड पे है, यानी कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। पुरुल बोलते हैं कि 70 चैप्टर जो है वो स्टेट क्राफ्ट पे है, कि शासन कैसे चलना चाहिए। और बाकी बचा 25 चैप्टर जो है वो लव स्टोरी पे है और अफेक्शन पे है, जिसको हम इनबाम बोलते हैं। तो एपीआई स्कोर होता है ना, एपीआई स्कोर, अगर आप एकेडमिक्स में हो तो एपीआई स्कोर आपको देखने को मिलेगा। तो एपीआई किसका पार्ट है, थिरुवल्लूर का पार्ट है। थिरुवल्लूर कौन लिखा था, तो थिरुकुरल, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद है, तिरुकुरल कौन लिखा था, थिरुवल्लूर। तिरुकलर जो बुक है वो कौन लिखा है, थिरुवल्लूर लिखा है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसको तमिल वेद कहते हैं। आगे देखो, तो अहम पूरम, दो चीज मैंने आपको बताया कि इत्तुतोगई का दो पार्ट है, या इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं बुक्स को। एक अहम हो गया जो इनर वर्ल्ड, राइटियस, लव वगैरह इन सब के बारे में बात करता है, और एक पूरम हो गया जो आउटर वर्ल्ड के बारे में बात करता है। 18+18 याद रखना, 18 मेल कनक्कू है और 18 कील कनक्कू है। आगे देखो, अब हम अपने आते हैं एपिक पे, जिसका नाम है शिलापत्तिकरम। क्या नाम है इसका, शिलापत्तिकरम। शिलापत्तिकरम लिखा कौन, इसको लिखा इयांगो अदिगन। कौन लिखा, इयांगो अदिगन। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इतना बड़ा मतलब काव्य है कि इसको इलियाद ऑफ तमिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलियाद ऑफ तमिल। क्या बोलते हैं, इलियाद ऑफ तमिल। तमिल वेद किसको बोलते हैं, तमिल वेद याद करो। और इलियाद ऑफ तमिल किसको बोलते हैं, शिलापत्तिकरम को। लिखा कौन इसको, इयांगो अदिगल। कौन था ये, छोटा भाई था किसका, सेंगुत्तवन का। सेंगुत्तवन कौन था, चेर शासक था। कौन शासक था, चेर शासक। इसको और क्या बोलते हैं, रेड चेर। क्या बोलते हैं, रेड चेरा। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसने पतिनी कल्ट का स्टार्ट किया। पतिनी कल्ट क्या है, देवी कन्नगी से रिलेटेड है। तो ये कहानी लिखता ही कौन है, इयांगो अदिगल। इयांगो का मतलब ही होता है छोटा भाई या छोटा प्रिंस, तो इयांगो अदिगल इसका नाम है। तो इसने ये लिखा है।
इस पूरे के पूरे शिलापत्तिक्रम को हम 3 कांड में पढ़ते हैं। मैंने एक पुहार कांड बताया, मतलब कोवलम और कन्नगी की शादी होती है। उसके बाद मदुरई कांड, मदुरई कांड कहने का मतलब ये बेचारे मदुरई में जाते हैं पायल बेचने और वहीं पे नेंदुजेलियन इनको मार देता है। और एक बचता है वंजी कांड, कहने का मतलब जब सेंगुत्वन जो है वंजी में कन्नगी की मूर्ति बनाते हैं। तो शिलापत्तिक्रम को हम 3 कांड में पढ़ते हैं और इसमें मेल कोवलम की कहानी है, कन्नगी की कहानी है, इनकी एक बेटी माधवी जो कोटिशियन है वो है, इनकी एक बेटी होती है मणिमेखलई, और मणिमेखलई भी एक काव्य है, एपिक है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जो शिलापद्दिकरम है वो मेनली लव, लॉयलिटी, चैस्टिटी, पवित्रता और जस्टिस के बारे में किताब लिखी हुई है। अभी मणिमेखलई पढ़ेंगे, वो मोरल कंडक्ट पे किताब होगी। तो नेंदुजेलियन कौन था? ये पांड्या किंग था। इसने क्या किया भैया? कोवलम को मरवा दिया, बाद में खुद बेचारा मर जाता है और कन्नगी के श्राप से मदुरई तबाह हो जाती है। इसके बाद है मणिमेखलई। अब याद करो, कोवलम प्लस माधवी, इनकी बेटी हुई मणिमेखलई। क्या हुई इनकी बेटी? मणिमेखलई। अब मणिमेखलई से रिलेटेड भी एक कहानी है। अब मणिमेखलई तो पिता तो इनको छोड़ के जा चुके थे, फिर पिता की मृत्यु भी हो गई। ये सब चीज को देखते हुए जो माधवी थी, जो नर्तकी थी, डांसर थी, उसने दुनियादारी से नाता छोड़ दिया और अपनी बेटी मणिमेखलई को डांसर बनाने के बजाय बौद्ध भिक्षु बना दिया। तो वह ये बन गई क्या? बौद्ध भिक्षुनी। अब इन पे ना प्यार आ जाता है किसका? उदय कुमारन का। उदय कुमारन नाम का एक चोल शासक था, उसका प्यार आ जाता है मणिमेखलई पे और वो इनके पीछे चला जाता है। अब इनसे रिलेटेड कहानी है कि इनको जो है वो समुद्र की देवी उठा के एक आइलैंड पे ले जाती है, फिर वो वापस आती है और इनको मिलता है अमुद सुरभि। क्या मिलता है? अमुद सुरभि। तो अगर क्वेश्चन आए कि अमुद सुरभि किससे रिलेटेड है, तो मणिमेखलई से रिलेटेड है। ये अमुद सुरभि क्या था? ये एक मैजिक बाउल था, कटोरा था एकदम जादू का, जिसमें खाना कभी खत्म नहीं होता था। तो अमुद सुरभि किससे रिलेटेड है? मणिमेखलई से। मणिमेखलई लिखता कौन है? श्री साई सत्यनार। कौन लिखता है? श्री साई सत्यनार। तो सत्यनार जो है वो राइटर है मणिमेखलई का। इयंगो अदिगल क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे शिलापद्दिकरम। श्री साई सत्यनार क्या लिखेंगे? मणिमेखलई। श्री साई सत्यनार कौन थे? ये एक व्यापारी थे, मर्चेंट थे, ठीक है, अनाज के व्यापारी थे। मैं ऐसे याद रखता हूं कि मनी मतलब होता है पैसा और सत्यनार जो है वो सट्टा लगाते थे, तो सट्टा से आप याद रखना मणिमेखलई। सॉरी। अब देखो, अभी तक एक बार हम संगम लिटरेचर को अगर फिर से रिवाइज करें, देखिए क्या क्या हो गया है अभी। पहली बात की 3 संगम हुआ, किसके अंदर में हुआ? पांड्या के अंदर में हुआ। कहाँ हुआ? मेनली मदुरई में हुआ। पहला दूसरा संगम का कुछ बचा है? नहीं बचा है। दूसरा संगम का एक बचा है जिसका नाम है तुल्कापियम। क्या नाम है? तुल्कापियम। तुल्कापियम क्या है? तुल्कापियार ने लिखा है और तमिल ग्रामर है। इससे पूरे संगम में सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड संगम, उससे हमको मेजर संगम कॉर्पस मिलता है। थर्ड संगम में 2 मेजर रचनाएं हैं, इत्तुतोगई, पट्टू। इत्तुतोगई क्या है? 8 एंथोलॉजी है। पट्टू क्या है? 10 लॉन्ग पोएम है। अगर पूरे संगम लिटरेचर को 2 भाग में बांटना होगा तो कैसे बांटोगे? मलिकेन कनक्कू और किल कनक्कू। तो मलिकनक्कू और किल कनक्कू, मतलब एक हो गया जो आपके क्या बोलते हैं उसको, नैरेटिव वर्ड है। नैरेटिव वर्क करने का मतलब कि जो बताता है बहुत सारी चीजों के बारे में, और एक डिडक्टिव वर्क है, यानी मोरल कोड वगैरह इन सब पे जो है वो किताब लिखी गई है। उसमें मैंने आपको सारी किताबें बता दी है, एक बार उसको देख लो। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट किंग पूछोगे तो चेर, चोल, पांड्या। चेर का एम्बलेम बो एंड एरो, चोल का हो गया आपका टाइगर, और पांड्या का हो गया फिश। चेर अगर देखोगे तो उनका कैपिटल कहाँ पे था? उनका कैपिटल था वंजी। चोल का कैपिटल कहाँ था? उरैयूर। और पांड्या का कैपिटल कहाँ था? मदुरई। अगर पूछोगे इंपॉर्टेंट रूलर तो चेर का सेंगुत्वन, मैंने बताया पत्तिनिकल। चोल का करईकाल, बैटल ऑफ बेंगी। और पांड्या का नेंदुजेलियन, बैटल ऑफ तलैया लंगरम। तो इसको ऐसे करके याद रखना। बाकी जो भी मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन संगम एज से आएगा तो यहाँ से बन जाना चाहिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में नाम याद नहीं हो रहा है, तो इस लेक्चर को 2-3 बार देखो, लेकिन देखो यहाँ से एक क्वेश्चन संगमेरा से नहीं छूटेगा। तो मणिमेखलई की हमने कहानी पढ़ी, उनको एक अमूद सुरभि मिलता है। ये एक मैजिक कटोरा था, जादू का कटोरा था, जिससे कभी खाना खत्म नहीं होता था, और ये जो है गरीबों का पोषण करती थी। तो मणिमेखलई इंपॉर्टेंट है। तो शिलापद्दिकरम हो गया, मणिमेखलई होगी। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट बुक संगम इपिक कौन कौन है जो महाकाव्य है? शिलापतिकरम, मणिमेखलई, शिवांगा सिदामणि और एक कुंडल केसी है। इस दोनों को याद रखो और कुंडल केसी को याद रखना। कुंडल केसी कौन लिखा है? नागसेन नार ने लिखा है। तो कुंडल केसी एक बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड किताब है, और कुंडल केसी से चूंकि क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ का किताब है, तो तमिल एपिक है। किसने लिखा है? तो नागासेन नार ने लिखा है। और शिलापतिकरम, यांगो अदिगल, मणिमेखलई, चिंतामणि या श्री साई सत्यनाथ।
मणिमेखलाई की कहानी है। आगे देखो, तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो ट्रायड है या ट्रायंगल स्टोरी है कोवलम और कन्नगी का, फिर कोवलम और माधवी का, और फिर उनकी बेटी मणिमेखलाई का। मैंने रॉयल सक्सेशन एक बार देख लो। देखो, अब एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। यहाँ पे राजा वाजा लिटरेचर सारा खत्म हो गया। जितना इंपॉर्टेंट बुक था मैंने आपको पढ़ा दिया, जितना इंपॉर्टेंट राजा था मैंने आपको पढ़ा दिया। संगम में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहली बात, मोनार्किकल रूल था, सक्सेशन होता था, और यहाँ पे जो बड़ा बेटा है उसको जो है रूल दे दिया जाता था, जिसको हम प्रीमोगिनेचर बोलते हैं। प्रीमोगिनेचर कहने का मतलब होता है जब बड़े बेटों को जो है रूल मिल जाती है अपने पिता से। यहाँ पे राजा को क्या कहते थे? को। राजा को क्या कहते थे? को। क्वेश्चन आता है कि संगम एज में राजा को क्या कहते थे? को कहते थे। क्या कहते थे? को। और क्या कहते थे? मन्नम। क्या कहते थे? मन्नम। और क्या कहते थे? वेंदन और कोहवन। क्या बोलते थे? कोहवन। तो को, कोहवन, मन्नम, वेदम किसका नाम है? राजा। किंग को क्या बोलते थे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? को। तो याद रखना, राजा को क्या कहते थे? को कहते थे। जो सबसे बड़ा पुत्र होता था राजा का, वो बनता था कोइल, या राजा का मतलब जो सबसे इनहेरिटेड थ्रोन था उसको कोइल बोलते थे। ठीक है, तो जो गद्दी थी, जो राज गद्दी थी, उसको हम बोलते हैं कोइल। क्या बोलते हैं? कोइल। और जो प्रिंस होता था उसको हम बोलते थे, जो यंगर सन होता था उसको बोलते थे इलांगो। क्या बोलते थे? इलांगो। तो ये जो इलांगो अधिगल है वो छोटे भाई थे, यानी यंगर प्रिंस थे। तो आपको याद बस यही रखना है कि राजा को कहते थे, राजमहल या राज गद्दी को कोइल कहते थे, और जो प्रिंस है उसको इयांगो कहते थे। क्या बोलते थे? इलांगो। जो राजा है, किंग का जो कोर्ट है, एक सेकेंड, उसको कहते थे अवय। क्या कहते थे? अवय। किंग के कोर्ट को कहते थे अवय, या इसको बोलते थे नालावय। और यहाँ पे 5 रॉयल इंसेग्निया थी। 5 रॉयल क्या था? चिन्ह था, या जिसको हम पवित्र चिन्ह मानते थे। एक होता है श्वेत छत्र, रॉयल अम्ब्रेला। एक था सेप्टर, राजदंड। याद करो, अभी पार्लियामेंट में 2023 में मोदी जी ने सेंगोल की संस्थापना की थी, सेंगोल को रखा था। इसी सेंगोल को बोलते हैं सेप्टर, राजदंड। और इसी चोल इंपायर से रिलेटेड है, संगमेश से रिलेटेड है कौन? सेप्टर। तो 5 चीजों का ये लोग पूजा करते थे, यानी उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे राजशाही में। एक हो गया रॉयल श्वेत छत्र, रॉयल अम्ब्रेला। एक सेप्टर हो गया, एक तलवार हो गया, एक ड्रम हो गया जिसको हम मुरासू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरासू। और एक हो गया आपका मुकुट। और मुरासू की पूजा होती थी यहाँ पे। क्या होती थी? पूजा होती थी। तो मुरासू की पूजा यानी मुकुट की पूजा कहाँ पे, सॉरी, रॉयल ड्रम की पूजा कहाँ पे होती थी? तो संगम एज में होती थी। एक बार इसको रिवाइज कर लो और आपका काम इससे ज्यादा नहीं पूछेगा क्वेश्चन डीप में जाके। देखो, राजा को क्या बोलते थे? को। बड़े, सबसे बड़े बेटे को, या जो इनहेरिट करेगा थ्रोन को, उसको क्या बोलते थे? कोइल। क्या बोलते थे? कोइल। राजगद्दी को क्या बोलते थे? अवय। क्या बोलते थे? अवय। और 5 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत छत्र, सेप्टर, राजदंड, तलवार, मुरासू यानी नगाड़ा, और क्राउन यानी मुकुट। और छोटे लड़के को यानी यंगर सन्स को क्या बोलते थे? इलांगो। इसी में एक थे इलांगो अधिगर। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आगे देखो, अब रॉयल कोर्ट देखो। देखो, मैंने आपको बताया था कि हर, जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका अपना है ना एक सिस्टम होता था ना पूरा का पूरा, जिसको तीर्थाज में बांटा था कौटिल्य ने, है ना, और अध्यक्ष में बांटा था। याद करो, 18 तीर्था होता था, 27 अध्यक्ष होता था। तो संगम एज को चलाने के लिए भी मंत्री लगते थे। तो जो मंत्री परिषद था, जो मंत्री परिषद था, उसको हम बोलते हैं एम्पेरुंगकुम। क्या बोलते हैं? एम्पेरुंकुनु। एम पे रुन कुलू, एम्पेरुंकुलू बोलते हैं। देखो, बहुत टफ प्रोनाउंसिएशन है, मैं भी एग्जैक्टली नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बार बोलने पे प्रैक्टिस होता है कि अच्छा मतलब ये बोलते हैं इसको, लेकिन आंख से एक बार देख लो तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। तो एम्पेरुंकुन जो है वो एक्चुअली 5 मंत्रियों के ग्रुप को बोलते थे। इसमें एक था अमाइचर, अमाइचर मतलब होता है चीफ एडवाइजर। एक था अंतनार, अंतनार मतलब रिलीजियस काउंसलर बोलते हैं। एक था सेनापति जो आर्मी का कमांडर था। एक तुथार था, तुतार मतलब एम्बेसडर। और एक ओरारार था जो स्पाइस और इंटेलिजेंस का काम करता था। तो एम्पेरुंकुलू जो था वो क्या था? ग्रुप ऑफ 5 मिनिस्टर्स था। एम्पेरुंकुलू क्या था? ग्रुप ऑफ 5 मिनिस्टर था। उस ग्रुप ऑफ 5 मिनिस्टर में इंपॉर्टेंट कौन कौन है, या क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो एक अमाइचर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि संगम एरा में अमाइचर मतलब क्या होता था? तो चीफ एडवाइजर होता था। एक था अंथनार, अंथनार क्या होता था? पूजा पाठ करने वाला रिलीजियस हेड होता था। सेनापति तो चलो इजी है। तुतार क्या होता था? तुतर होता था जो एम्बेसडर या इनवॉयज होते थे उनको तुतार बोलते हैं।
और एक उड़ार था, मतलब स्पाइस या इंटेलिजेंस ऑफिसर को उड़ार बोलते हैं। अब देखो टेरिटोरियल डिवीजन से क्वेश्चन पूछता है, जो सबसे पूरा इंटायर किंगडम था उसको बोलते हैं मंडलम। क्या बोलते हैं? मंडलम। मंडलम के नीचे छोटे छोटे प्रोविंस थे जिनको हम बोलते हैं नाडु, इसलिए हम आज बोलते हैं तमिलनाडु। तो नाडु क्या था? प्रोविंस था या डिस्ट्रिक्ट था। उसके नीचे क्या था? उड़। उड़ मतलब क्या है? विलेज। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगम एरा में उड़ मतलब क्या होता है? तो उड़ मतलब होता है विलेज। जो बड़ा विलेज है उसको पेरुड़ बोलते हैं, जो छोटा विलेज है उसको सिरुड़ बोलते हैं। तो उड़ मतलब क्या होता है? विलेज। उड़ मतलब क्या होता है? विलेज। बड़ा विलेज को क्या बोलते हैं? पेरुड़। छोटे विलेज को सुरूर। तो ऐसे डिवाइड था। सबसे ऊपर हो गया मंडलम, उसके बाद हो गया नीचे नाडु, उसके नीचे हो गया उड़। और पत्तीनम बोलते हैं कोस्टल पोर्ट टाउन को। तो पोर्ट टाउन को क्या बोलते हैं? पोर्ट टाउन को बोलते हैं पत्तीनम। क्या बोलते हैं? पत्तीनम। ठीक है। अब देखो एक डिस्टिंक्शन है, मैंने आपको बताया कि एम्पेरुंकुलू मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइव। 5 मिनिस्टर को एम्पेरुंकुलू बोलते हैं। और एक होता था एम्पेरियम। क्या बोलता था? एम्पेरियम। ये इससे थोड़ा बड़ा बॉडी था, जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव मतलब आईएएस वाईएएस उस समय का जो ऑफिसर था उसको एम्पेरियम बोलते हैं। तो एम्पेरुंकुलू याद रखना, 5 मंत्रियों का हेड, और एम्पेरियम हो गया आपका आईएएस ऑफिसर वगैरह ये सब। मिलिट्री अगर यहाँ पे देखोगे तो इनके पास इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट सब हुआ करते थे। बढ़िया मिलिट्री था इनका। उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये टैक्सेशन और टर्मिनोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन दबा के पूछता है तो इसको याद करना हमारा जिम्मेदारी है। पहला, करई। करई किस टैक्स को बोलते हैं? लैंड के टैक्स को क्या बोलते हैं? करई। लैंड के टैक्स को क्या बोलते हैं? करई। मौर्यन समय में इसी को क्या बोलते थे? भाग। क्या बोलते थे? भाग। याद करो। तो करई क्या हो गया? लैंड टैक्स। इरई क्या हो गया? ये ट्रिब्यूट होता था, जो फ्यूड वगैरह जो है पे करते थे किंग को, या इमरजेंसी के समय में अगर युद्ध हो गया तो इमरजेंसी टैक्स होता था, इसको इरय कहते हैं। उलगई मैंने आपको बताया, उलगू या उलगई टॉल या ट्रांजिट था। और वरियार जो था वो टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर को बोलते थे। क्या बोलते थे? टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर को। अब मुझे बताना कि मौर्यन काल में जो कस्टम ड्यूटी लेता था उस ऑफिसर को क्या बोलते थे? ठीक है। तो करई टैक्स हो गया, करय टैक्स क्या हो गया? लैंड टैक्स। इरई टैक्स क्या हो गया? इमरजेंसी टैक्स। उलगई क्या हो गया आपका? कस्टम। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उलगई से पूछा जाता है, करई और उलगई से। तो करई याद रखना लैंड टैक्स, और उलगई हो गया आपका कस्टम ड्यूटी। मैंने आपको युद्ध के बारे में बताया। एक एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो मतलब अगर आपको युद्ध में पीठ पे अगर चोट लग जाए तो उसके कारण आपकी बेइज्जती होती है, तो एक रिचुअल सुसाइड करते थे ये लोग, जिसको हम बोलते हैं वध की रुतल। क्या बोलते हैं? वध की रुतल। वधकीरुतल। याद करो कौन से राजा को वधकीरुतल से मरना पड़ा था? मैंने आपको बैटल ऑफ वेंगी पढ़ाया था, याद करो उसमें। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अल्लजन छोड़ के जो है मरने की विधि थी ये। सोसाइटी अगर देखोगे तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं तिनई का कंसेप्ट। तिनई कहने का मतलब क्या हो गया? देखो, संगम के लोग ना इतने ज्यादा इकोलॉजिकली एक्टिव थे और इतने इको फ्रेंडली थे ना, कि उन्होंने सारे डिवीजन को ना इकोलॉजी के हिसाब से बांटा था। यानी पहाड़ पे रहने वाले लोगों का अलग टर्मिनोलॉजी था, मतलब प्लेन में रहने वालों का अलग था, जंगल में रहने वालों का अलग था, डिजर्ट में रहने वाले का अलग था। तो तिनय मतलब होता है 5 अलग अलग 5 भूभाग को ये तिनय सिस्टम बोलते हैं। तो तिनय मतलब अलग अलग प्राकृतिक जो पूरा संरचना है या प्राकृतिक या नेचुरल लैंडस्केप जो है उसमें अलग अलग लोग रहते थे। तो जैसे पहला हो गया कुरिंजी। पहला क्या हो गया? कुरिंजी। कुरिंजी वो लोग थे जो माउंटेन में रहते थे, और इसी के भगवान कौन है? इसी के भगवान है मुरुगन। क्या है? मुरुगन। तो कुरिंजी वो लोग थे जो माउंटेन में रहते थे। मुल्ले वो लोग थे जो पेस्टोरल थे, जो फॉरेस्ट में जंगल में रहते थे और घूम घूम के अपना खाना पीना खाते थे। मरुदम वो लोग थे जो एग्रीकल्चर या वेटलैंड पे काम करते थे, जो एग्रीकल्चर का काम करते थे। निथेल वो लोग थे जो कोस्टल या लिटोरल इलाके में रहते थे, यानी जो समुद्री तट का इलाका है। और पलय वो लोग थे जो डेजर्ट में रहते थे। तो इस यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो जरूर पूछेगा तिनय का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? संगवेद से। तिनय क्या है? तो ये प्राकृतिक लैंडस्केप में, नेचुरल लैंडस्केप में लोगों को बांट के पढ़ते हैं। अब मैंने देखो यहाँ एक्सटेंसिव टेबल दिया है, याद करना है तो इसको कर लेना। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से जरूर आएगा। तो तिनय में एक हो गया कुरिंजी। कहाँ रहते थे? माउंटेन में। किस भगवान की पूजा करते थे? मुरुगन का। इनके इनहेबिटेंट्स को बोलते थे हम कुड़ावर। क्या बोलते थे? कुड़ावर। तो कुरिंजी, कुड़ावर याद हो जाएगा। काम क्या था इनका? हंटिंग और हनी गैदरिंग। दूसरे कौन लोग थे? मुल्लय। कौन थे? मुल्लय। इनका क्या काम था? ये चारगाहा थे, वन में रहते थे, जंगल में रहते थे। इनके भगवान थे मेयोन या विष्णु। मेयोन या विष्णु। इनको बोला जाता था अयार या इदायर। इनको क्या कहा जाता था? आयर। क्या कहा जाता था? आयर या इदायर। इनका काम कैटल रियरिंग था।
फिर मुरुदम, मुरुदम वो लोग थे जो एग्रीकल्चरल प्लेन में रहते थे। इनके चीफ डीटी थे इंद्र भगवान या विंदन कहते थे, और इनको हम विल्ललार कहते हैं। क्या बोलते हैं? विल्ललार। और इनका काम था पैडी एग्रीकल्चर। फिर आ गया नेथल, ये कहाँ रहते थे? समुद्र तट पे। इनका चीफ डिटी भगवान कौन है? वरुण। इनको और क्या बोलते हैं? पर्थवर। याद रखो, डीप सी माइनिंग करके ये पांड्या किंगडम में पर्ल वगैरह निकालते थे, ओइस्टर्स निकालते थे, उसमें से ये मोती पर्ल निकालते थे। फिशिंग और साल्ट मेकिंग इनका मेन काम था। और लास्ट बचा पलय, जो डेजर्ट में रहते थे। इन ये जो है देवी माँ, दुर्गा माँ की पूजा करते थे, इनको कोरवई कहते हैं। और इनका इनहेबिटेंट को, रहने वाले लोग को हम मरावार कहते हैं। और इनका काम रोबरी और प्लंडर, लूटपाट था। इनका मेन ऑक्यूपेशन ही लूटपाट था। तो ये पांचों तीनों सिस्टम का बहुत अभिन्न अंग है, इसको याद कर लो। अगर संगम से क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कुरिंजी, मुल्लय, मरुदम, नैथल, पल्लय। कम से कम ये सब याद न रहे तो कम से कम ये तो याद रहेगा कि तीनों ही सिस्टम किससे रिलेटेड है। तो तीनों ही सिस्टम रिलेटेड है आपके संगम एज में अलग अलग ऑक्यूपेशन से। अब देखो आगे। देखो, इस समय में बहुत रिजिड वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था मेनली जो है ना वो आर्यन लेके आया है। वर्ण व्यवस्था जो है वो मेनली उत्तरी भारत में आर्यन लेके आया है। तो आर्यन अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे पहुंचे नहीं थे, तो वर्ण व्यवस्था बहुत यहाँ पे रिजिड नहीं थी। धीरे धीरे वो जब आएगी तो रिजिड होगी। दूसरा है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, तो एग्रीकल्चर में हायरार्की बना हुआ था। जो सबसे ऊपर का टॉप लैंड होल्डिंग क्लास था उसको वेललार कहते हैं, उसके नीचे वाले को उजवहार करते हैं। जो लैंडलेस लेबर है, ठीक है, उसको हम कडेसियर कहते हैं। और जो रोप मेकर था, रस्सी बनाता था, उसको हम पुलयन कहते हैं। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कडेसियर से आएगा कि लैंडलेस लेबर को क्या बोलते हैं? तो कडेसियर बोलते हैं। कडेसियर जो है वो लैंडलेस लेबर है, और जो लैंडलॉर्ड है उसको हम बोलते हैं वेललार। क्या बोलते हैं? वेललार। सो इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। अब देखो आगे। अगर आप देखोगे फीमेल एजुकेशन, तो फीमेल का एजुकेशन बढ़िया था। संगम एज में हमको देखने को मिलता है कि 30 से ज्यादा संगम जो मतलब कविताएं हैं वो महिलाओं ने लिखा है, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो अवैयर है। अवैयर ने कविता लिखी है। नचेलियार है। और ये है आपका काकी पेदनियार, काके पेदनियार, हाँ, काके पेदनियार है, नचेलियर है और अवैयर है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो फीमेल पोएट रही हैं, जो कि संगम एज में बड़ी बड़ी पोएम लिखी हैं। और यहाँ पे लव मैरिज होता था, मैंने आपको बताया। और लव मैरिज को कलावू कहते हैं और अरेंज मैरिज को करपू कहते हैं। और करपू को अच्छा माना जाता था। अच्छा ये बताओ कि अगर वुमेन का स्थिति आपको ये देख के पता लग रहा होगा कि ठीक ठाक है, अच्छा है, अगर उनको एकेडमिकली इंडिपेंडेंस मिल रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा रही हैं, पोएम वगैरह कर रही हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब ये सब चीज जो था वो तो एक साक्ष्य है कि ठीक ठाक था। यहाँ पे बहुत प्रिविलेंट था सती सिस्टम। सती सिस्टम से भी ज्यादा प्रेवलेंट था कि यहाँ पे विडोहुड मतलब श्राप होता था। अगर इस समय आप विडो हो गए इस समय में, तो वो आपके लिए श्राप है। और सती बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था यहाँ पे। और ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी रानी भी जो है वो सती करती थी। तो एक तिप्पयदल कहते हैं, तिप्पयदल कहने का मतलब होता है आग में कूद के मौत, मतलब सुसाइड करना या मर जाना। तो ये जो है मेनली आपको देखने को मिलेगा, संगम एज का एक फीचर रहा है। और एक नदुकल होता था जिसको हम नट्टुकलू कहते हैं। नट्टुकलू इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या होता था कि अगर कोई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो वहां पे एक पत्थर बनाते थे और उस पत्थर की पूजा करते थे। इसको हम नट्टुकलू कहते हैं। तिपैयल कहते हैं जब सती करती थी आग में कूद के, तो इसको हम तिपैदल कहते हैं। तिप्यादल या तिप्यादल, तिप्यादल, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है कि लॉर्ड मुर्गन की ये लोग पूजा करते हैं। लॉर्ड मुर्गन कहाँ के देवता हैं? तो ये पहाड़ों के देवता है। इनको सेवन भी कहा जाता है। और इनका जो विपन है, जो अस्त्र है, वो वेल है, भाला है। और इनका जो वाहन है वो पिकॉक है। और ऐसा माना जाता है कि जो शिव भगवान के बेटे हैं कार्तिकीय, वही साउथ इंडिया में गए हैं, तो उनको हम मुर्गन के रूप में जो है उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब और भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे इंडिजीनियस पुरानी गॉड थे, इससे हमको पता चलता है। जैसे एक यहाँ पे इंद्र विजा या इंद्रा फेस्टिवल होता था, वो 28 दिन तक जो है फेस्टिवल चलता था। और मेनली वो जो है इंद्र भगवान को खुश करने के लिए मनाया जाता था। तो संगम एज में हमको ये पता चलता है कि एक बड़ा सिंक्रेटिक ट्रेडिशन था। यहाँ पे बुद्धिज्म को भी, जैनिज्म को भी, जो वैदिक रिलीजन है वो भी धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। और इनका अपना एक जो रिलीजन था उनको भी ये लोग बहुत मानते थे। मेनली यहाँ पे एग्रीकल्चर में धान की खेती होती थी। और इरिगेशन टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था, कलानई डैम याद करो। कलानई डैम कौन बनाया? करईकाल चोला। जिसके कारण एक प्रकार से जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया यहाँ पे।
पैडी ट्रांसप्लांटेशन होता था, शिप बिल्डिंग मेटलर्जी का अच्छा काम होता था। टेक्सटाइल में मैंने आपको बताया उरैयूर, आर्कीमेंडू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रहा है जहाँ पे बहुत अच्छा कपड़ा वगैरह इन सब का जो है वो फैक्ट्री था या बनता था कपड़ा वहाँ पे। इनका ट्रेड बहुत प्रॉस्परस था, जैसे इंडो रोमन ट्रेड अगर आप देखोगे तो मैरी टाइम बूम हुआ। मैंने आपको बताया था हिपेलस नाम का एक आदमी है जिसने मॉनसून विंड की खोज करी थी, जिसके कारण जो ट्रेड का दिन है वो 40 दिन हो गया था। तो इंडो रोमन ट्रेड इतना पॉपुलर हुआ कि प्लिनी कहते हैं अपने बुक नेचुरलिस हिस्टोरिका में कि हम तो बर्बाद हो गए जी, हमारा सारा पैसा गोल्ड जो है वो इंडिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोकल मार्केट होता था जिसको अंगाड़ी कहते थे या अंगड़ी कहते थे, और जो मॉर्निंग मार्केट है उसको नलांगड़ी कहते थे, और इवनिंग मार्केट को अलांगड़ी कहते थे। तो अगर पूछे कि आंगड़ी, ANGADI, ठीक है ना, तो आंगड़ी किससे रिलेटेड है, तो ये मार्केट से रिलेटेड है। इतना भी याद रखोगे तो आपका काम चलेगा। अब देख लो इंपॉर्टेंट पोर्ट का मैंने टेबल दे दिया है। मुजिरिस पोर्ट, तोंडीपेट, पुहार पोर्ट, अर्कीमेंडू, कोरकई। मुर्जिस किसका था, मुजिरिस था चेरा का। तोंडी किसका था, चेरा का। पुहार किसका है, पुहार याद रखो चोला का है, किसका है, चोला का है। और कोरकई किसका है, पांड्या का है, किसका है, पांड्या का है। तो मैंने पोर्ट का टेबल दे दिया है, एक बार इसको देख लो, याद हो जाएगा। देखो अगर ये पीपीटी आपको चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, बहुत ही एग्जॉस्टिव पीडीएफ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं ये एकदम अपलोड अभी ही कर दूंगा एंड यू कैन डाउनलोड इट। ओके, तो ये सारे पोर्ट है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद आपका मैंने आपको बताया कि ब्लैक पेपर का ट्रेड होता था जिसको यवन प्रिया भी कहते हैं, और जो फाइन मुसलिन है वो रयूर पोर्ट याद करो। और बाकी जो है हम मोती, हाथी दांत, सिल्क, स्पाइस, कार्डेमम और वगैरह वगैरह चीज का जो हम एक्सपोर्ट करते थे, और बदले में हमको गोल्ड और सिल्वर मिलता था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का जिसको हम बोलते हैं स्लैश मार्क। ठीक है, काउंटर मार्किंग कंसेप्ट, यानी जो भी सोने का सिक्का आता था ना रोमन एम्पायर से, तो ये लोग उस पे जो है मार्क लगा देते थे, उसको हल्का सा काट देते थे, ताकि उसका जो सोवरेनिटी है सिक्के का वो खत्म हो जाए, और उस सिक्का अपने बस वैल्यू पे काम करे कि जितने ग्राम का सिक्का उतना उसका मतलब कि वैल्यू। ठीक है, अगर इंस्क्रिप्शन देखो तो सबसे सुपर डुपर हिट जो इंस्क्रिप्शन है उसका नाम है पुगालूर इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है, पुगालूर इंस्क्रिप्शन। इसी इंस्क्रिप्शन से हमको मेनली चेरा किंग के बारे में पता चलता है। तो ये एकदम सुपर डुपर हिट है कि चेरा किंग के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो पुगालूर इंस्क्रिप्शन से। बाकी मंगलूम इंस्क्रिप्शन है या आर्किमेंडू का एक्सकेवेशन है जहाँ पे हमको रोमन लैंप वगैरह मिलता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पुगालूर इंस्क्रिप्शन, याद रखना, जिसमें हमको चेरा किंग के बारे में पता चलता है, और मंगलूम इंस्क्रिप्शन जिसमें हमको पांड्या किंग नेंदुन जेलियन के बारे में पता चलता है। जो अर्लीस्ट स्क्रिप्ट रही है इनकी वो तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, यानी जो स्क्रिप्ट था वो ब्रह्मी था और तमिल में लिखा जाता था, और धीरे धीरे इस पे काम होएगा और बाद में ये लोग अपना स्क्रिप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, कुछ किताबें हैं जिसका मैंने आपको यहाँ पे विवरण दिया है कि जिसमें क्या क्या हमको देखने को मिलता है। जैसे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में हमको मुजिरिस और ये पोडुके और अरगारू इन सब शहरों का नाम मिलता है। अगर आप प्लिनी को देखोगे तो नेचुरलिस हिस्टोरिया में ये लमेंट करते हैं। पोटेलेमी अपने किताब जोग्राफिया में जो है हमको डिटेल देते हैं तमिल के अलग अलग आइलैंड्स के बारे में, और स्ट्राबो जोग्राफिका में बताते हैं। जोग्राफिया लिखा है पोटेलेमी का और स्ट्राबो ने लिखा है जोग्राफिका, इसमें हमको पांड्या एम्बेसी के बारे में पता चलता है। ठीक है, कॉज ऑफ डिक्लाइन है, मतलब जो ये पूरा का पूरा संगम एज है ये लगभग 300 सीई तक चला, और इसका कॉज ऑफ डिक्लाइन एक तो माना जाता है कि जो रोमन एम्पायर है वो बिखर गया था तो इनका ट्रेड वीक हो गया, और दूसरा है कि कालभराज नाम के एक ट्राइबल ग्रुप थे, उनके हमले से ये जो एम्पायर है वो इधर उधर हो गए। तो संगम एज में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। मैंने एकदम डिटेल में आपको पूरा संगम एज पढ़ाया है, जिसमें हमने सारे संगम को देखे, मेजर टेक्स्ट को देखा, मेजर जो रूलर थे उनको देखा, उनके एम्बलम को, कैपिटल को, उससे रिलेटेड कहानियों को। मेजर किताब का नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इट्टू तो गई, पट्टू पट्टू, है ना, और आपको तोलकापियम, ये सब किताब अगर याद है तो आपका संगम एरा से क्वेश्चन बन जाएगा, छूटेगा नहीं। मेनली आपको जो मैंने आपको बताया था चेर चोल पांड्या के बारे में वो याद रखना है। तो अगर आपको लेक्चर यहाँ तक आपने देखा है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ लेक्चर डिलीवरी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।